मुझे पता है कि आपने बॉलीवुड की पेपर्स में छप चुका है, प्रियंका चोपड़ा हो, रेखा जी हो, श्रीदेवी हो, रवीना टंडन हो, काफी सारी एक्ट्रेसेस और काफी सारी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के ऊपर आपने बहुत सारी सौंदर्य प्रक्रियाएं की हुई है। My profession does not permit me to reveal anybody's name. हेमा जी, जो नीट एग्जाम है हाँ। जिसमें कि अच्छे प्रतिभावान डॉक्टर अपने पसंद की ब्रांच ले सकते हैं, ये उसका प्रतिफल है जो हमने पहली लड़ाई राजस्थान से शुरू करी थी। तो देर है भगवान के घर पर अंधेर नहीं। आज जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो उस समय का लगाया हुआ बीज था। तो ये समझ लीजिएगा इतना बड़ा बरगद का वृक्ष जो दिखता है जी, किसी जमाने में हथेली में छोटा बीज था। भाग्य, बाप रे, भविष्य उसी के साथ है जो कि आगे बढ़ता है। कृष्ण भगवान ने यही कहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध तुमको ही लड़ना है, हाँ, पर मैं साथ में हूं तुम्हारे। हाँ। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर विजय शर्मा, लॉयर विजय शर्मा, पायलट विजय शर्मा। मैं उनके आगे कितने एडजेक्टिव्स लगाऊं, कितनी तारीफ करूं उनकी। उन्होंने एक ही जीवन में इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर ली है, एक जीवन में कई सारी जिंदगियां जी ली है। उनकी कहानी एक फिल्म की तरह है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म कलाकार, बहुत सारी स्वप्न सुंदरियां, विश्व सुंदरियां, दुनिया भर के डॉक्टर्स सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। इतनी दिलचस्प कहानी है उनकी, आप सुनेंगे तो आप भी भौंचक के रह जाएंगे। सौंदर्य शैली चिकित्सा करने वाले हमारे विजय शर्मा जी को आज हम सुनते हैं, मिलते हैं और जानते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्त की बात पर मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत कृतज्ञ और कृतार्थ महसूस करता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है विजय, अपना मेरा सिर्फ एक ही है, आपसे सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं आपसे जितनी हो सके उतनी इंस्पिरेशनल और सत्य कहानियां सुनूं। अवश्य, जरूर, मैं पूरी जितना हो कोशिश सके उतना, जी, दिल से, चित्त से। आप चित्त से पूछिए, मैं चित्त से रिप्लाई करूंगा। जी डॉक्टर जी, आप सेलिब्रिटी हैं, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं, आप विश्व नोन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत सालों से, बहुत आसपास के लोगों से आपकी कई कहानियां सुनी हैं। कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, पर मैं चाहती हूं कि असली में आपकी कहानी क्या है और आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये सब ईश्वर की कृपा है। हम सब अपने आप को जीवन में कर्ता समझने की जो गलतफहमी कर बैठते हैं जी, इस प्राकृतिक व्यवस्था में सब कुछ एक निहित है। जी 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 जी। और हम उस पूरे ईश्वरीय व्यवस्था का एक छोटा सा अंश है। एब्सोल्युटली। जब जब जो होना है तब तब वो सो होता है। और हर बुराई के पीछे एक छुपी हुई बहुत बड़ी अच्छाई होती है। सत्य। हर सोने की तपाई से स्वर्ण की चमक कैसे नई बढ़ के आती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता और झूठ के पांव नहीं होते। सच बात है, ये मैं बहुत दिल से मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और मुझे पता है कि सत्य है ना, वो भले ही धीमी गति से चले पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, और झूठ कितना भी तेज दौड़े वो हार ही जाता है।
मैं तो अपने जीवन का एक स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव भी कर चुका हूँ, जी। उदाहरण भी हूँ, और सब नई जनरेशन को, बच्चों को, दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको मैं यही सलाह देता हूँ कि जीवन में वांछित और अवांछित तकलीफें, परेशानियां आएंगी ही। कोने कोने में मुसीबत छुपी बैठी है, सच बात। परंतु यदि आप सत्यनिष्ठ हैं, आप अपने पथ पर सही चल अडिग रहे हैं, हैं। अडिग हैं, जी। और लगातार आपने, अगर आपके मन में कल्याण की भावना है, कोई माई का लाल आपका बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। सच सच। मैं अपना बचपन देखूं हम्म तो मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, हम्म। और लगातार इतनी बार उनके ट्रांसफर होते थे कि लग 22 से 23 स्कूल मैंने बचपन में बदले। हर बार नया स्कूल, नए बच्चे, नई क्लास, नए टीचर, नया शहर, नई जगह, नई बिल्डिंग, और एक छोटा सा बालक, ये सारा मुझे लगता है कि ये जो बात है ना, जी। ये बच्चे जो जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज और सिटीज और स्टेट्स में जाते हैं ना, जी। मुझे लगता है ये बहुत प्रभावशाली बच्चे बनते हैं। शायद आपकी बात में बहुत दम है, सच्चाई है ये बात भी, क्योंकि वर्सेटिलिटी जो इंसान में डेवलप होती है जी। कि हर परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने की जी एक जो सामर्थ्य और शक्ति जो उत्पन्न होती है, जी जी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज ही बैठ के याद कर रहा था कि मैं आपके चित्त, इस कार्यक्रम के अंदर मैं अपना चित्त कहाँ से खोलना शुरू करूं, तो मैं सबसे छोटी बात याद रखता हूं कि मैं सेंट एंजला सोफिया स्कूल के अंदर जयपुर में पढ़ता था। तब लड़कों को भी एडमिशन मिल जाता था, हाँ हाँ हाँ। और मैंने वहाँ पे जो है लोअर केजी हाँ जी। पढ़ाई की थी। जी। बाद में पापा मेरे बड़े ईमानदार थे, और ईमानदार कान को बहुत कई तरीके के रिवॉर्ड्स उनको मिले हैं, और क्या बात है। उतनी ही उनको सजा भी मिली है। अच्छा अच्छा। अब जहां तक मुझे ध्यान है, मैं एक मिनट आपको पूछ सकती हूँ कि आपके फादर का डेजिग्नेशन क्या काम करते थे? राजस्थान पुलिस में ऑल राजस्थान फ्लाइंग स्क्वाड इंचार्ज थे मेरे फादर, ओके। और जो छापामारी करते हैं उसके वो हेड थे। और मैं शायद मतलब 3 साढ़े 3 साल का रहा हूँगा। हाँ जी हाँ जी। उस समय कोयले के ऊपर कंट्रोल था, और मालूम पड़ा कि 3 ट्रक भर के कोयले की ब्लैक मेलिंग हो रही है, जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही मार्केटिंग होती थी। है। तो पापा उस समय साइकिल पे जाके उन्होंने पकड़ा। और ट्रकों को 3 उनको ला करके जयपुर की बड़ी चौपड़ मोती कटला कोतवाली में लाके बंद करा, चालान बनाया उनके, सब करे। और वो ड्राइवर कहता रहा, साहब आपको मालूम नहीं हम कितने बड़े आदमी का ये ट्रक्स हैं। और हमारे फादर बोलते, गलत काम करने वाला बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। हाँ, हाँ। और हुआ यही, 11:30 बजे के आसपास पापा को कमिश्नर का फोन आ गया। फोन आ गया कि इन 3 ट्रकों को तुरंत छोड़ दो। तो हमारे पापा ने बोला कि मैं पंचनामे हो चुके, सब हो गया, अब आप मुझे तरीका बता दो कैसे छोड़ूं। तो कानूनी तौर पे वो लर्नेड आदमी थे, और अपने इरादों के मजबूत थे। कमिश्नर को भी समझ, दिन भर बड़ा हंगामा होता रहा, दिल्ली से कई फोन आते रहे। शाम को पापा घर आने से पहले भूरा लिफाफा आ गया कि पापा का इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जालौर में ट्रांसफर कर दिया गया। जाने रहने को घर, ना पीने को पानी, ना कोई सब्जी, ना किसी तरह का वो कार्यक्रम। पर हमारे फादर बड़े मजबूत थे। मेरी मदर कॉन्वेंट स्कूल पढ़ी हुई थी, तो उनको कहा था उन्होंने कि अपना बैडिंग बांध के रखना। मेरी जो सरकारी जॉब है कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, अनिश्चित। मैं पहुंचा, मुझे भी याद है, बहुत छोटा सा बालक था। और पापा ने अपने सब इंस्पेक्टर सबऑर्डिनेट को मेरे एडमिशन के लिए भेज दिया। तो वहां पे एक सरकारी भवन था जिसमें आधे में औषधालय, आधे में पशु विभाग, आधे में विद्यालय, और एक ही भवन में सबको 2-2 कमरे मिले हुए थे। तो कक्षा पेड़ के नीचे लगती थी। अरे वाह। मैंने पेड़ के नीचे पढ़ाई की है। क्या बात है, गुरुकुल जैसा। सो नाइस। तो हाँ, वो उन्होंने, गुरुजी ने मुझे देखा, पूछा, बेटा क्या नाम है। मैंने अपना नाम बताया। मैं बड़ा अपना लंबा नाम बताने में बड़ा खुशी महसूस करता था। मेरा नाम विजय प्रकाश शर्मा, ऐसे मैंने बोला। तो उनको मेरा जोश से नाम बताना बड़ा पसंद आया। उन्होंने बोला, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो पुत्र। तो मैंने बोला LKG। तो LKG का उनको शायद एक्सपोजर भी नहीं था। तो उन्होंने बोला, कच्ची पहली। मैंने बोला LKG। तो उन्होंने फिर बोला, पक्की पहली। तो भी मैंने बोला नो LKG।
तो उन्होंने मुझे मेरी बिल्ट देख करके और एडमिशन दे दिया और भेज दिया। अभी थोड़े से दिनों बाद में रिजल्ट आया तो रिजल्ट में लिखा होता कक्षा द्वितीय में उत्तीर्ण, तृतीय में पदोन्नता। तो इतनी शुद्ध हिंदी मेरी माँ को संस्कृत समझ हो में गई है तो ऑलमोस्ट हिंदी है। हाँ, हिंदी है बट वो शुद्ध हिंदी है। हाँ कि द्वितीय में उत्तीर्ण हाँ, द्वितीय और तृतीय में पदोन्नता। सेकंड में फर्स्ट और हाँ थर्ड में आपका हाँ डिस्टिंक्शन। हाँ तो मेरे मदर ने ये देख के बोला कि ये शायद इसको ये बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसके लिए सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड ये मतलब आया है या थर्ड आया है क्लास में, उसके बीच में इसको लटका के रखा है। हाँ हाँ तो पापा का इंतजार करते रहे। पापा शाम को आए तो उन्होंने पढ़ के बताया ये क्या है। तो इनका ये क्लास थर्ड में चला गया। तो मॉम एकदम से स्क्रीम्ड, व्हाट नॉनसेंस, दिस चाइल्ड इज नॉट इवन फिट फॉर द फर्स्ट क्लास standard. 1 एंड हाउ कम यू डू दैट। अब हमारे फादर बहुत ही सरल और मजेदार व्यक्तित्व के थे। उन्होंने कहा कि डार्लिंग मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, हाँ अभी इतने ट्रांसफर होंगे, 1-2 बार फेल होगा, लेवल में आ जाएगा। अच्छा है तो पर बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उनके जो है उन्होंने जो आपने सरफरोश फिल्म देखी थी, जी, तो जी। मेरे फादर ने पहले फर्स्ट 39 अनमैन्ड कैमल पकड़े थे, चांदी और उसके साथ तस्करी करते हुए। अफीम के साथ में। तो पहली बार सारे दुनिया भर के मीडिया के सामने खबर छपी कि ऊंटों को गिरफ्तार किया स्मगलिंग करते हुए विदाउट एनी मैन, एंड दैट वाज माय फादर। तो मालूम पड़ा कि जो उनके मसीहा थे उनको मालूम पड़ा तो एकदम अनकम्प्रोमाइजिंग मैन है। तुरंत पापा का ट्रांसफर जो है नीमच में कर दिया गया, जो कि एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे जहाँ पे अफीम पैदा होती है, अफीम की स्मगलिंग होती है। अरे यार खतरनाक चल रहा है जिंदगी, मतलब शुरुआती धमाके बाप रे। अभी पापा ने ये देखा कि बच्चों को यहाँ से जो है एकदम डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो तब उन्होंने मदर ने मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली हुई थी और पापा ने अपनी सैलरी जो छोटा मोटा करके उन्होंने 150 रुपए में एक जमीन का टुकड़ा लेके जालौर में और मकान बनाया 2 कमरों का और फैमिली को वहां पे रखा। पापा जब वहां गए तो इस बार वो थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे। बीच में एक और घटना घटी थी कि जालौर में कुछ यहाँ के बॉम्बे में पूनम चैम्बर्स की जगह है, वर्ली वगैरह, तो बहुत बड़े पूनमिया सेठ थे। तो वो जब अपने वहाँ पे विनमाल जालौर की जगह पे थे तो ब्रांड न्यू प्लाईमाउथ गाड़ी लेके आए थे और फादर अपने यूनिफॉर्म में वहां से निकली तो फादर ने गाड़ी को रोका। रोकते ही सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि ये शहर का मैं नगर सेठ हूँ, इसमें मेरी इतनी किसी की जरूरत नहीं, कलेक्टर और कमिश्नर मेरे घर आते हैं और मुझे यहाँ बीच बाजार के अंदर रोक लिया गया गाड़ी। बेइज्जती। तो उन्होंने अपनी ही एक्सप्रेस दैट कि गाड़ी ब्रांड न्यू है, सारे कागज पूरे हैं, 15 दिन पुरानी है, अगर तुमने मुझे 5 मिनट से ज्यादा रोका तो ठीक नहीं होगा। फादर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोला 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए सेठ जी, और मुस्कुरा के उन्होंने गाड़ी की बस एक राउंड लगाया और उस जमाने में 5 रुपया बहुत बड़ी फाइन होती थी। कहते सेठ जी आपको 5 रुपया फाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि सेठ जी, अब सारे आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। एक नौजवान पुलिस अधिकारी, ये 1958 और 60 के बीच की उस जमाने की बात है, 60s में। तो पापा ने बोला कि, तो उन्होंने बोला कि व्हाई, क्यों? तो उस जमाने में गाड़ी की हेडलाइट की आधी लाइट को ब्लैक कलर काला पेंट किया करते थे। तो उन्होंने बोला आपने गाड़ी की लाइट आधी ब्लैक कलर से पेंट नहीं करी। वो इमीडिएटली पापा से हंसने लगा और पापा का दोस्त बना। उसने गले लगाया, उन्होंने बोला कि मैंने इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर नहीं देखा। परंतु ट्रांसफर पापा का फिर भी हुआ। अब नीमच में पापा ने इस बार होशियारी करी कि उन्होंने किसी पे डायरेक्ट हाथ नहीं डाला। जो अपने जो यहाँ के मुंसिफ होता है अपने कोतवाली को, उसको बुला के कि जितने भी रॉन्ग डूअर्स की लिस्ट निकालो। रॉन्ग डूअर्स के सबके नाम ले लिए जो लोग स्मगलिंग में आए, इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और उनका जो किंग पिन राइट मैन मैनेजर कौन है, उन सब मैनेजरों की हाजिरी लगवाई पुलिस स्टेशन में।
और वहां ले आकर के उनको, जब पुलिस के अंदर उनकी हाजिरी 3-4 घंटे, तो पापा अपीयर नहीं हुए। वो लोग थाने में इकट्ठे होते रहे, सारे जन सबके नाम पते ये सब लिखे रखते रहे। फिर पापा ने उनकी एक रैली निकलवाई और उनको शहर के चौक के बीचों बीच ले आकर के और फिर उनको उनकी आत्मा पे चोट करी। उनको बताया कि जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि गलत काम से किया हुआ कमाया हुआ पैसा परिवार को भुगतना पड़ता है। पाप की कमाई कैसे होती है, सारी बात बता के, और तुम शपथ लो कभी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। तो सारे जनों ने शपथ ली कि हम ऐसा कभी गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, उनके मालिक डर ही रहे थे कि इनको पकड़ा क्यों है, क्या एक्शन होने वाला है। सबको बोला कान पकड़ो और 10-10 उठक बैठक लगाओ, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो सारे वो 70-80 लोगों ने जब कान पकड़े तो पूरे शहर में हंगामा हो गया क्या कि ही इज ए डिफरेंट मैन। क्या बात है। तो मुझे ध्यान आता है कि झालावाड़, सिरोही, बूंदी, अलवर, कोटा, अजमेर, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रांसफर। एक बार तो मुझे ये ध्यान है कि 5वीं क्लास में 5th स्टैंडर्ड के अंदर में हैप्पी स्कूल अलवर में था। और चूंकि पापा बोल्ड थे, मम्मी एडुकेटेड थी, तो हम लोग बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बच्चे होते ही थे और झिझकते भी नहीं थे। और फिर वो पुलिस कोतवाली के बैकग्राउंड में पले हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत भी ज्यादा थी। और जब ट्रांसफर हुआ जयपुर में, तो प्रेम शांति पब्लिक स्कूल हुआ करता था, जहाँ याद है प्रेमचंद जी छबड़ा साहब हमारे हेडमास्टर होते थे। और मैं जब क्लास में गया तो वहां पे पहले बंगलों के अंदर ही क्लासें होती थी, गैराज में होती थी। तो गैराज में कार को नीचे से क्लीन करने के लिए स्टेप्स होकर के एक बड़ी जगह थी। उसको उन्होंने कुट्टी जो बोलती हैं गायों को खिलाते हैं, उससे भर दिया था और उसपे फट्टे लगा दिए थे लकड़ी के। क्योंकि हेडमास्टर साहब ने गाय पाली हुई थी। अच्छा, हम उन दिनों पेंसिल ब्लेड से छीलते थे। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो ब्लेड के टुकड़े कटे हुए या टूटे हुए वो कुट्टी में चले आते थे। मुझे ऐसा लगा, छोटा बच्चा था मैं, कि अगर ये गाय के मुंह में कुट्टी चली जाएगी तो उसका जवान कट जाएगी, मुंह में खून आ जाएगा बेचारी के। तो मेरे को सोच के मैं स्कूल की खत्म होते ही मैं प्रिंसिपल के कमरे में खड़ा हो गया। टेबल से भी ज्यादा ऊंचा नहीं था मैं। और मैंने जाके हेडमास्टर साहब को ये बोला कि मुझे इतनी सारी है, तो उसको वो सारी जितनी ब्लेड गिर गई होंगी तो उनको आप छनवाओ या मैग्नेट से निकलवाओ। उनको मैं ऐसे बोला था, नहीं तो गायों के आपके। तो मुझे तो उनको मेरी संवेदनशीलता बड़ी अच्छी लगी। मैं तो कह के चला गया। अभी सुबह मॉर्निंग नेक्स्ट डे जब असेंबली हुई तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा। तो मुझे लगा वो गुस्सा हो गए, डांटेंगे मुझे ये हुआ। पर फिर भी मैं गया। पर छोटा सा बच्चा, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे 200-300 स्टूडेंट, टीचर सबके बीच में। बट व्हेन ही स्पोक गुड अबाउट मी एंड दिस इज अ गुड थिंग, तो मुझे इस बात पे भरोसा हुआ कि हाँ, अगर अपन किसी अच्छी बात के लिए स्टैंड अप करते हैं तो पीपल अप्रिशिएट इट। 1.5-2 महीना में शायद वहां रहूंगा। मेरे पापा का ट्रांसफर कोटा हो गया। कोटा के अंदर वोकेशनल पब्लिक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में, जहाँ पे तिबारे, चबूतरे, चौक ऐसी जगहों पे हमारी क्लास लगती थी। टाट पट्टियां लिमिटेड होती थी, उनमें टाट पट्टी को लेके उसके लिए लड़ाइयां होती थी, जो जीता वही सिकंदर। तो हमारे शारीरिक शौष्ठव भी हो गया उसमें, कुश्ती, मल्ल, ये सारी चीजें देखने को मिली। और वैरायटी ऑफ द चिल्ड्रन वर देयर। सरकारी बाबुओं के बच्चे भी थे, तो वो सब्जी वाले, ठेले, धोबी, तेली, नाई, मोची, सारे उनके भी बच्चे साथ में हुआ करते थे। तो वो मिक्स of the exposure to the society was very amazing for us. अच्छा, so nice. उसी दौरान पापा को सेंट पॉल्स के फादर ने अप्रोच किया, उनके स्कूल की बसों को रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। तो फादर ने अपनी व्यथा बताई कि बच्चों के लिए, तो उन्होंने मेरठ में एडमिशन ले लिया। तो अब यहाँ पे मुझे कोई भी झिझक नहीं होगी, शर्म नहीं होगी कि हिंदी मीडियम के अंदर जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल उज्जड़ होती है और बिल्कुल खड़ी होती है और गालियों से भी भरपूर होती है। जी। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 पैसा फाइन लगता था हिंदी बोलने पर। तो जब मैं वहां पहुंचा तो तुरंत स्कूल के टीचर्स के सामने तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, पर क्लास खत्म होते ही हम सारे, तो मेरे जैसे चाहने वाले लोगों का एक समूह बन गया। और इस तरह की जो हम लोग जो है उजड़ बात करते थे, तो एक दिन किसी ने शिकायत कर दी। तो पता चला कि ये सारी शब्द कहाँ से आए, इन्होंने सीखे। तो जब मुझे लिया तो ये स्टैंड लिया
हेडमास्टर ने फादर को बोला वॉट एवर योर प्रॉब्लम विद योर बसेस, आई एम नॉट कंसर्न बट आई कैन नॉट कीप दिस चाइल्ड, and because other children will also learn to speak like this. So then I was sent back. So father took me back to the same school. Headmaster happily took me, and my old friends were all Happy. Enjoying with the joyous. The friend has come back, and that was like 5th standard, 6th standard. The children are like that. And then what happened? थोड़े दिन में मम्मी बहुत दुखी हो कि छोटा वाला बेटा तो अच्छे स्कूल में जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, और ये हिंदी मीडियम में इसका कैरियर खराब हो जाएगा. दैट वाज एक नोशन था मदर का कि, और तो उन्होंने सेंट कबीर्स नाम की एक स्कूल थी, वो मिस कपलाश थी, वो बहुत अच्छी थी. उन्होंने कहा मैं इसको अपने हाथ पढ़ाऊंगी. तो उन्होंने मुझे लेके गई, और स्कूल की जो कंपाउंड था उसके पीछे जो सरदार जी का बंगला था उसके पीछे पोल्ट्री फार्म ऐसे अटैच था, वो पूरी उन्हीं की प्रॉपर्टी थी. उन्होंने स्कूल वालों को रेंट पे दी हुई थी. अब क्लास के अंदर पक पक पका वो मुर्गियों की आवाज भी सुनाई पड़े, बाहर की चिड़िया. छोटे बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं. तो आई वाज वंडरिंग कि ये अंडे में से चूजा कैसे निकल के आता है. आई मस्ट सी इट वन डे. सो एक दिन मैंने हिम्मत करके रेसेस में डोली कूद के उधर गया और दरवाजा खोल के मुर्गी खाने के अंदर घुसा. अच्छा, मुझे नहीं मानता कि जो भी अंदर जाता पीछे दरवाजा बंद करता है. मैंने दरवाजा बंद करना भूल गया. छोटा सा बच्चा ऐसे देख रहा किस अंडे में से चूजा निकल रहा है, और मुझे मालूम नहीं कि इधर चूजा नहीं निकल रहा, मुर्गियां सब बाहर निकल रही हैं. तो 500 बच्चे और 150 मुर्गियां आपस में, हर बच्चे मुर्गी के पीछे भाग रहे हैं. मुर्गी पूरा ऐसा घमासान मचा कि साहब जो है मालूम पड़ा कि इनकी 4 मुर्गियां गायब हो गई है, और उनका जो है करीब 2 रुपया 6 आना के हिसाब से उनका पेमेंट करना पड़ेगा. और ये मुर्गी खाना, ये बदमाशी किसने करी, वो हु इज दैट नोटोरियस बॉय. तो मालूम पड़ा, फिर मुझे उन्होंने बोला नहीं वी कैन नॉट कीप. उसने बोला सरदार जी ने कि स्कूल खाली कर दो. तो उसने बोला कि मैंने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने बच्चे को निकाल दिया. ऐसा करके सरदार जी को शांत किया. तो मेरे फादर जब वापस उसी स्कूल के हेडमास्टर के पास गए, तो हेडमास्टर ने बड़े पोलाइटली बोला कि शर्मा जी आप कभी निकालते हो कभी डालते हो, ये क्या करते हो आप इस बच्चे के साथ. तो मैं ऐसे छोटा सा खड़ा पापा की तरफ देख रहा. आज भी मुझे वो सीन याद है. पापा बोलते मेरा दिमाग खराब हो गया. But my mother was a brave warrior. She came to meet the headmaster, and she said very clearly, your first shift and second shift, I want my child to continue with the extracurricular activities. तो वाद विवाद, संगीत, कास्ट कला, लकड़ी का स्टूल बनाना, कताई बुनाई जिसमें दरी बनाना, आसन बनाना, कृषि जिसके अंदर छोटे छोटे पौधे, निराई गुड़ाई, बैलों के सींगों की चिकनाई से उनकी आयु बताना, बछड़े के दांत गिन के उसकी एज बता देना, मुर्रा भैंसें, और मतलब सब तरह के जो हमने एग्रीकल्चर की जो थी कि खारी भूमि के अंदर पालक पैदा लगाओगे तो उसका खार निकल जाएगा, अगर ज्यादा जमीन की ताकत कम होगी तो उसमें मटर की फसल लगाओ तो उसमें नाइट्रोजन उसके अंदर बूस्ट हो जाएगा. ये सारी चीजें इतना सिखा दिया कि मुझे बहुत मजा आने लगा. और पापा ने जब मेरी रुचि देखी, माँ ने जब रुचि देखी, तो उन्होंने कोटा में एक 15 एकड़ का खेत खरीदा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए. What was the age that time? I was in 1968. मैं 8-9 साल का रहा हूँगा. अच्छा. और इतनी छोटी उम्र में छोटी उम्र में फादर ने वहां पे पढ़ाते थे हमको. 20-20 मीटर की वो दे देते थे, खुरपी देते थे, खोदो बच्चों को. इतना क्या कमाल है ये तो. स्काउटिंग, एनसीसी, सार सब में ज्वाइन करा मैंने. सारे के सारे कैंप्स अटेंड करे. एनसीसी के अंदर स्काउटिंग वाज माय फेवरेट थिंग आल्सो. वंडरफुल. बच्चों को सबको डालना चाहिए. मैं तो कहता हूँ हर तरीके की वो रोप किस तरीके से बांधना है, हर तरीके की नॉट्स कैसे बनानी है, कैसे हमको वो क्लाइंब करना है, क्या क्या करना है, कुकिंग करना है, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना है. वो आपकी अपनी जो आपने बोला बहुआयामी छुपी हुई प्रतिभा को निकाल देते हैं. जी. मुझे अभी तक ध्यान है एनसीसी के अंदर एयर विंग के अंदर मैं फ्लाइट सार्जेंट की पोस्ट तक पहुंचा था. क्या बात है. और इतना मजा आता था जब 26 जनवरी 15 अगस्त को जब मैं अपने प्लाटून को मैं लीड करता था. 3-3 में बाएं देखेंगे, बाएं सलामी दे, खड़ा करके सलामी. And that was very wonderful. Childhood was fantastic. Yeah. And my parents were very lovely. I wish everybody should have parents like that. Yes. They did not let us restrict or obstruct or hurdle या डराना कुछ नहीं. Actually आपका जो मतलब जो ग्रोथ है वो फुल ब्लूम होने दिया.
हर तरीके से आपको क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिंदगी के, वो पूरे आपको सीखने समझने मिले। जब आप जानोगे तब तो आप जानोगे कि आपको क्या नहीं करना है। 100%। जब तक आप नहीं जानोगे कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, आपकी जो इंक्विजिटिवनेस है, आपकी जो अंदर इच्छा है, आपको जानना है। और बच्चा हमेशा ऐसे ही होता है, बच्चे को हर चीज जाननी होती है। कोटा में चंबल नदी में स्विमिंग सीखी, माँ बाप को पता भी नहीं कि मगरमच्छों से भरी हुई नदी में हम चुपचाप जाते हैं। बाप रे। फिर खेत के पास जो नहर थी, नहर का पानी इतना तेज आता था, उन गांव के बच्चों के साथ हम एक किनारे से छलांग लगाते, दूसरे किनारे तक जाते। तो हमको ये भ्रम हो गया कि हमको स्विमिंग आती है, जबकि हम ऊपर गर्दन रख के फ्लोट करके ही जाते थे। प्रॉपर स्विमिंग जो है उसके बदले में वी ओनली न्यू हाउ टू फ्लोट, हाउ टू कीप आवर हेड अप एंड देन पेडल। और इसका सच्चा जो है अनुभव तब हुआ कि जब एक बार हम पिकनिक करने गए, बूंदी के पास बावड़ियां थी। तो बावड़ी के अंदर सब लोग वो छतरी के ऊपर जाके छलांग लगा रहे थे उस बावड़ी में। तो मैंने मम्मी को पूछा मैं भी जाऊं, मम्मी बोलती जाओ, देखो तो तू स्विमिंग जानता है। उनको नहीं मालूम कि मैं कितनी स्विमिंग जानता हूं, तो मैं चला गया। अब जब वो छतरी के ऊपर खड़ा हुआ तो उस हाइट से मुझे जो आभास हुआ, सब छलांग लगा रहे थे, मैंने भी छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद में बावड़ी का जो कॉलम ऑफ वाटर लगभग 2 मंजिल पानी जितना होता है, और उसके नीचे जो नीचे ट्वीड्स एंड जो थी मिट्टी, उसमें मेरे पाँव घुस गए। और पाँव फंसने के बाद मैं वापस नहीं आऊं, और वो ट्वीड्स एंड पौधों के जाल मेरे बॉडी के आसपास। और मैं जो है स्ट्रगल करता रहा मुझे ध्यान है वो अनुभव कि सेंटीमीटर 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 मेरी बॉडी धीरे 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 निकली, और जैसे ही पाँव रिलीज हुए मैं कैसे निकल के बाहर आते ही कैसे मैंने किया। बट दैट अनुभव मुझे 45 साल बाद गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जब रिवर्स करंट मुझे समुद्र के अंदर 1.25 किलोमीटर ले गया था, तब वही भय के ऊपर विजय प्राप्त करने की कि मरूंगा तो नहीं, I'll not die. I kept swimming, I won't die. So they spotted me from the satellite where I was, and then a rescue boat, that Baywatch people had come, and then they caught me through the rope, got me in and everything. I'm not getting it. Like you were trapped into some this thing. 40 साल बाद गोल्ड कोस्ट में मैं स्विमिंग जब करने गया, तो वहां पर हमारे को सोनाली नाम की एक डॉक्टर लेके गई थी। तो उसने वहां पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड के नीचे छाया समझ के लगा दिया, और साइन बोर्ड पे लिखा था कि दिस बीच इज डेंजरस फॉर द स्विमिंग। So as the car was parked under that, so nobody knew. When we went there, it was a barren beach. There was nobody. So I thought I saw this like a talcum powder, fine sand, and it was a quicksand water. Then it was like a bay and beach together. When the bay is there, the water come and hit. So it comes as a wave, but when it goes, it pulls 70 to 80 feet inside. It sucks you. That's called the reverse current. और वहां पे रेड फ्लैग्स लगे हुए थे दोनों तरफ, करीब 1-1 किलोमीटर की दूरी पे। और मैं, हम लोगों का दुर्भाग्य, हम बीचों बीच वाले जगह गए तो ना आपको फ्लैग दिखा। बट देन दैट टाइम ऑल्सो आई वाज सेव्ड। सो कब बचपन की कौन सी तकलीफ आपको आगे जीवन में कैसे मजबूत रखती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत ही सारे मजेदार किस्से। एक दिन बूंदी में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो फादर ने वापस सबऑर्डिनेट के हाथ भेजा, तो धनालाल जी गुप्ता हेडमास्टर साहब ने वो स्लिप बना के भेज दिया कि इनको क्लास 6D में भेज दो। मैं वहां गया तो वहाँ क्राफ्ट के मास्टर साहब वो अपनी पढ़ा रहे थे। तो जैसे अभी क्या है, तुमका सब नया एडमिशन आया, कौन है ये, नई मूर्ति कौन आई है? जब उन्होंने कहा तो तुरंत मेरे मुंह से निकला, मूर्ति नहीं, मेरा नाम विजय प्रकाश शर्मा है। ओहो, तेवर तो देखो। कुछ छोटी छोटी बातें याद रह जाती है। आपका बचपन तो बहुत ही एडवेंचरस और काफी, मतलब मैं बोलूं कि रेयर है किसी बच्चे का बचपन इस तरीके का होना, बहुत ही रेयर है। मैंने नहीं सुना है आज तक जैसे आपका बचपन रहा है। आपकी जवानी भी इसी तरीके की रही है? हाँ, बचपन से जवान होती हुई घटना बताता हूँ। तो जब उन्हीं टीचर ने पूछा इसे अपनी क्लास में आने दोगे, तेवर देखो। तो कुछ बच्चे यस चिल्लाए, कुछ बच्चे नो चिल्लाए, जो सर। तो मैंने एकदम अपने स्थिर होकर के ये देखना शुरू किया, नो कौन कौन कह रहा है। थोड़ी देर में नो की संख्या कम हो गई। यस वाले। दैट इज आल्सो इन दिस ना, आपको मैं ये जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना जी,
हमारे अंदर की जो ऑरा होता है ना, और ईश्वर। हमारे जो अंदर के जो ईश्वर, हमारी जो बिलीफ होती है ना हाँ जी। हमारे खुद के लिए, हाँ, जैसे आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो नेचुरली वो आजू बाजू के एम्बियंस को डोमिनेट करती है। तो जैसे आपने बोला ना कि मैं खड़े रह के देख रहा था कि कौन कौन मुझे यस या नो बोल रहा है, और नो की संख्या कम हो गई। तो वो आपकी जैसे सनराइज होता है तो कैसे प्रतिभा होती है, जैसे सनराइज होता है सारी चीज डार्कनेस लाइट में शिफ्ट होती है। शायद आप जो कह रहे हैं वही हुआ, पर मैं तो छोटा बच्चा था, ये सब समझता नहीं था। नहीं, पर मैं बता रही हूँ जी जी। एग्जाम्पल। इट वाज पहले 3 months जा चुके थे, हाँ, और फिर जो है हमारे राधा मोहन जी, याद है नाम मेरे को, बायोलॉजी के टीचर थे। हाँ, उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार हाफ ईयरली में जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बच्चों कौन इनाम लेगा? तो हमारे प्रिंसिपल के बेटे का नाम लोगों ने लिया, और शिफ्ट इंचार्ज के बच्चों का नाम लिया, 1-2 और पुराने प्रोमिनेंट का नाम लिया। मैं बिल्कुल अननोन था, अनजान था, मुझे पता भी नहीं था। तो ये सुनता रहा, पर वो उनकी बात मुझे बड़ी चैलेंजिंग लगी। तो मैंने विज्ञान की किताब को बड़ी मन लगा के पढ़ना शुरू किया। मुझे उनका वो इंसेंटिव से ज्यादा वो चैलेंज बड़ा अच्छा लगा। हाँ। मुझे तो नहीं मालूम था क्या इनाम देंगे। हाँ। तो मुझे आज भी याद है, विज्ञान का आधार है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा जन्म देती है मन में परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को। उन सब परिकल्पनाओं को जब हम सत्य की कसौटी पर परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, तो हमें कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं। उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को जो हम तालिकाबद्ध अब टेबलाइज करते हैं, तो उससे हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है। क्या बात और है। उसी परीक्षण को जब हम बार बार दोहराते हैं और जो लगातार एक जैसा निष्कर्ष निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं धारणा, जिसे बोलते हैं अकाट्य सत्य। तो जिज्ञासा से, परीक्षण से, तालिका, तथ्य, निष्कर्ष से लेकर के धारणा तक का की यात्रा ही विज्ञान है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। ये शब्द ऐसे गहरे बैठे, और मैंने पूरी पुस्तक इतना मन लगा के पढ़ी। क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, मैंने अपनी जान में बहुत अच्छा किया, फ्रॉग डाइसेक्शंस वगैरह भी अच्छे हो गए। मैंने भी और किए फिर उसके बाद में dissection। सर्दी की छुट्टियां हो जाती है। मैंने भी साइंस लिया था ना। मुझे खाली इतना याद है, वो फ्रॉग डाइजेक्शन। पहला जब मैंने डाइसेक्शन देखा तो मुझे स्पंदन करता हुआ हार्ट, अंदर के ऑर्गन्स और इतना सारा, तो बड़े इट फैंसीड मी कि इतने छोटे से जीव में कैसा सिस्टम होता है। सेम सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली हम लोग यही सिखाते हैं कि ये जो सारी एनाटॉमी है अंदर, वो इंसान की और फ्रॉग की ऑलमोस्ट सेम है। और इतना मेरा मन करता था, क्योंकि बूंदी में मेंढक बहुतायत में मिलते थे, बारिश में पकड़ पकड़ के थैले में डालते, हम लोग इसको पित करते, ऑपरेट करते, आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, लिम्फेटिक, ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगाटा, सब उसकी इतनी सर्जरी में पारंगत हो गए हम। इतनी छोटी सी उम्र में हमारी हॉबी खेल ही मेंढकों की चीर फाड़ हो गई। ओह माय गॉड, अभी भी ध्यान आता हमको। ओह माय गॉड। तो सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुला, हाँ। तो सर्दी में स्वेटर पहन के बच्चे, धूप में हमारी क्लास होती है, तो धूप में ले आके हम बच्चों को सबको इकट्ठा करा। हाँ। और फिर उन्होंने, आज वो उसके रिजल्ट आएंगे, हाँ। तो उन्होंने पूछा, बताओ बच्चों कौन क्लास में फर्स्ट आया। हाँ। तो फिर वही पुनर्नाम, और मैं तो बिल्कुल अनजान कोने बैठा। इस बार सबसे ज्यादा नंबर आए हैं विजय प्रकाश शर्मा, वो ऐसे बोलते थे। जैसे ही वो बोला, मैं तो एकदम से स्तब्ध, अभी भी मुझे याद आता है। आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड। मैं आई वेंट देयर, तो उन्होंने जाते ही मैंने बोला, वो सब चिल्लाने लगे, इनाम दो इनाम। तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली और बायोलॉजी की किताब दी। तो देखते ही मैंने बोला, अरे ये तो मेरी किताब है। क्योंकि मैं लास्ट डे जब प्रैक्टिकल था वो किताब भूल गया था, और छुट्टी में याद भी नहीं। अच्छा, मैं किताबों को बहुत साफ रखता था, उसमें अपना नाम तक नहीं लिखता था। अच्छा। डॉट भी नहीं लगने देता था, बड़ा क्लीन रखता था। तो उन्होंने बताया, तुम ये कैसे सिद्ध करोगे, पुस्तक तुम्हारी है, इसमें तो नाम भी नहीं लिखा। तो मैंने बोला, पृष्ठ संख्या 44 पर सरसों का पौधा उल्टा छपा हुआ है। तो उन्होंने देखा, तो बुक में 2-4 कलर्ड पेज भी चिपकाते थे, तो कलर्ड में सरसों का पौधा उल्टा चिपका हुआ था। ये सुन के उन्होंने मुझे एकदम से ऐसे गले लगाया। मुझे अभी तक बहुत, अभी भी याद आता है। और उस समय हीरो नाम का एक
गोल्डन ढक्कन वाला और पेन। नीचे वो मिलिट्री ग्रीन कलर का पेन दिया था, जिसके अंदर वो एक लिबलिबी सी वो ट्यूब होती थी और हाँ। एक पिंच मशीन करके तो फिर वो उसको हम लोग इंक हाँ, भरते इंक थे। पेन, हाँ। वो मेरे को ऐसा लगा मुझे फरारी टेस्टारोसा बहुत क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स कार इनाम में मिली है। यस इंक पेन वाज लाइक वेरी फैंसी थिंग कि हाँ इंक पेन से लिखना। सच ए वंडरफुल। वो इंक पॉट होता था, उसके अंदर प्रेस करके यू टेक। वो मेरा छोटा सा रिवॉर्ड मेरे मन में ऐसा मजबूत बीज बना हाँ। कि फिर 6, 7, 8, 9, 10th 11th कॉलेज फर्स्ट ईयर एंड देन प्री मेडिकल टेस्ट, सब तरफ मेरी माँ ने मेरे को यही कहा था कि तेरी सारी शैतानी से मेरी मैं बहुत चंचल था, तो सब लोग मासियां बुआ सब ये सब शिकायतें करते ही थे और सब आते आए दिन, कभी पिटाई भी हो जाती थी, कभी ये होता। और उन दिनों जो है बच्चों के पड़ोसी भी थप्पड़ लगाते थे, बुरा नहीं मानते थे, तो ये सब चलता था। तो मदर बोलती थी आई विल एंडोर्स योर ऑल द मिसचिफ्स प्रोवाइडेड यू गेट मी द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो मुझे बड़ा ये मजेदार लगा कि मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा तो मेरी बदमाशियां और शैतानियां जो है फिर मुझे फिर मेरी कुटाई नहीं होगी। तो ये छोटा बालक मन था, जैसा समझा वैसा, तो उसके हिसाब से फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल में सिलेक्ट हो गया। सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS पास किया। जवानी के अंदर आपकी ये कहानी बहुत है, मुझे याद है, पर मैं आप बोलो उसके बाद बोलूंगी। मैं बताता हूँ, हुआ यूं था कि मैं राजस्थान के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज अलग अलग, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और ये थे सारे अजमेर। तो हम अपने अपने कॉलेज में तो टॉपर थे जी, पर हमारे कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी ये सारी ब्रांचेस नहीं थी। तो हमने SMS में जब अप्लाई किया तो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें उसमें एडमिशन मिल गया। तो मेरे को देखते हुए बीकानेर वाले, उदयपुर वाले, जोधपुर वाले सब ने अप्लाई कर दिया और हम लोग सेलेक्ट हो गए। अब उसकी वजह से वहां पे जितने भी मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल्स, उनके जो बच्चे थे जिनकी सीटों पे हमको मिल गई थी, वो सारे विचलित हो गए। हम क्या देखते हैं अचानक से, मतलब शासन की शक्ति बताते हैं कि लोग कितना निर्दयी हो सकते हैं बच्चों के कैरियर बर्बाद करने के लिए। करेक्ट। एक हफ्ते में हमारी सारी लिस्ट स्क्रैप हो गई और नई लिस्ट आई जिसमें लिखा कि 5% वेटेज टू द लोकल कैंडिडेट्स। अरे वाह। फिर हम लोगों ने कोई रास्ता नहीं देखा, सबने सजेस्ट किया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करो। तो अभी हमारी 22 साल की उम्र, कोर्ट कभी देखा नहीं। करेक्ट। फिर भी हम गए तो उस समय वहाँ के मगराज कल्ला वकील थे बहुत बड़े, बाद में वो हाई कोर्ट के जज भी बने। उनके वो थे असिस्टेंट पारस जी कुवाड़ो, हमारी तरह वो इंटर्न थे। उन्होंने सारी व्यथा सुनी तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाई, पर पैसा तो पैसा है। हमारे हाथ की घड़ियां, हमारे जो है मोपेड, हमारे म्यूजिक सिस्टम, स्टाइपेंड के पैसे, सब जितना जोड़ जाड़ के हमने वो लड़ाई शुरू करी। तो लड़ाई के अंदर उन्होंने चैलेंज किया कि यूनिवर्सिटी एक है, सिलेबस एक है, पढ़ाई एक है, प्रोफेसर सब ट्रांसफरेबल हैं, तो ये 5% का रिजर्वेशन वेटेज आपने किस चीज का दिया, पत्थर की दीवारों का या ज्योग्राफिकल पोजीशन का, व्हाट इज दैट। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये होते ही हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम बड़े खुश थे कि जीत जाएंगे, पर मालूम पड़ा कि इन्होंने राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से टाइम मांगा 6 महीने का। 6 महीने का टाइम बच्चों के कैरियर के लिए कितना क्रूशियल होता है। तो बाद में मालूम पड़ा देसाई साहब जो जज साहब थे वहां के, उनकी पुत्री भी इसी में थी और उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग बड़े निराश हो गए और फिर हमें सजेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। तो 22 साल की उम्र में न्याय की लड़ाई के लिए हमने, उन दिनों 800 रुपए की फ्लाइट की टिकट आती थी, 800 रुपए वकील ने अपनी फीस ली, 800 रुपए वापस आना, 2400 रुपया और 200 रुपया खाने का पैसा उन्होंने मांगा था। 2600 रुपये हमको जुटाने में कितनी नानी याद आई, आज हमको मालूम है कैसे कैसे हमने सारी चीजें पैसे जुटाए। सुप्रीम कोर्ट को हमने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान तो लिया, पर कहा कि राज्य सरकार का से अगर आप असंतुष्ट हो, फर्स्ट यू कंज्यूम योर राइट्स विद द गवर्नमेंट, द हाई कोर्ट, अगर वहां से असंतुष्ट होंगे तो हम जरूर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इन बच्चों की क्या तकलीफें हैं इसको देख लिया जाए। और राज्य सरकार ने को एक्सपीडिएट करने के लिए बोला। तो राज्य सरकार ने वो 6 महीने को एक्सपीडिएट करके 3 महीने करेंगे करके, पर वो 3 महीने के बाद भी कुछ ना कुछ कारण बता के बाबू लोग
अभी फादर ने जब देखा कि इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की गाड़ी रुक गई है, ये नेतागिरी करने लग गया, ये जो है ये इनका बच्चों का लीडर बन गया है और कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ गया। तो एक दिन मैं जब घर पहुंचा तो पापा के साथ काफी पुलिस वाले अंदर बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे थे। आते बोला, अरे पाँव छू आज तो तेरे पापा ने तेरे लिए क्या चमत्कार किया है जो शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। तेरी जो है एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टिंग लेके आए। वो मैं एकदम चमत्कार से देखा तो दूसरा एकदम से ऑफिसर बोला कि तुम्हारी पोस्टिंग लाल सॉट जो करौली के आगे वहां लेकर के ऑन डेपुटेशन जयपुर में भर्ती कराया। तो ये दिस इज द मिरेकल। अब आपको सिविल असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट मेन जयपुर एसएमएस के अंदर मिल जाए और हमारे फादर ने हंस के बोला कि आज से फिएट गाड़ी तेरी। तो डॉक्टर बन गया, अब घर है, गाड़ी है, नौकरी है। इतने में दूसरा ऑफिसर बोलता अब अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी कर देंगे। और मैंने चुपचाप 5 लड्डू खाया। वो भूरे रंग का कागज आज भी मुझे याद है, राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवा, वो लेके अंदर आया। मेरी माँ चाय छान रही थी, मैंने फर 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 उसके 4-5 टुकड़े करके उसको डस्टबिन में डाला। मदर ने पूछा क्या फाड़ रहा है, मैं कहा अपॉइंटमेंट लेटर। उनके हाथ से चाय छूट गई। बोला पापा बहुत गुस्सा करेंगे। मैं कहा हाँ मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास करके मैं मोटरसाइकिल लेके निकल गया। पर घर तो आना था। हाँ। जब मैं रात में 11 बजे घर पहुंचा तो फादर बहुत नाराज थे। इतनी मैंने डांट खाई कि श्रीमान जी तुमने जिंदगी की सच्चाइयां देखी नहीं है। माँ बाप का साया सर पे है, घर बार मिला हुआ है, घी की चुपड़ी रोटियां खाने को मिलती है। बाहर लू के थपेड़े खाओगे जिंदगी में तब मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है। यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड, यू हैव बीन प्रिविलेज्ड टू हैव अ फैमिली लाइफ एंड दिस एंड दैट। इतनी डांट मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। मैं सारी रात जैसे कहते ना अपने उससे क्रोध से कांपता रहा। पर सुबह 6 बजे उठ के मैंने भाग गया, बिस्तर बांध लिया बॉम्बे। जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो रास्ते में मुझे जाते हुए मेरा एक दोस्त मिले, डॉक्टर राजेंद्र तेला। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहा है, मैंने कहा बॉम्बे जा रहा हूँ। अरे बॉम्बे में कहाँ जा रहा है? अरे मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता। बॉम्बे में कहाँ जाएगा? मैं कहा बॉम्बे ही जाऊंगा। मैं इसको बोल रहा हूँ। कहता पर उतरेगा कहाँ? कहता बॉम्बे में। अरे बॉम्बे में 15 स्टेशन है। उन्होंने देखा ये एकदम गैला आदमी है तो या कुछ परेशानी में वो भाप गया। तो उसने 2 मिनट रुक, जल्दी से कागज के ऊपर लिखा कि तुम बोरीवली उतरना, वहां से लोकल ट्रेन चढ़ना, ये टिकट लागू होता है उस पे। अंधेरी वेस्ट में उतर के 266 नंबर बस पकड़ के बॉन उतरना। वहां पे जो है नालंदा नाम की बिल्डिंग में मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। कम से कम तेरे को हाथ मुंह धोने के लिए, सामान रखने के लिए तो ठिकाना मिलेगा। राइट राइट राइट। मैं अपने दुख में दुखी था, पर उसकी वो बात मुझे अभी भी ध्यान है। वो चिट्ठी मैंने फोड़ करके जेब में रखी। उन दिनों डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी अहमदाबाद में। 11 लाइनों को क्रॉस करके कैसे मैं जब पहुंचा, और जैसे मैं पहुंचा तो वो मालूम पड़ा वो कुली जो मेरे साथ भागता आ रहा था, उसने कहा ये तो ट्रेन तो जा रही, तो ट्रेन धीरे धीरे सरक रही थी। मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से चलती ट्रेन में घुसा और मैंने लाइफ में पहली बार चेन खींच दी। और चेन खींच के फिर मैं जल्दी से कुली को देखने के लिए बाहर आया। तो वो जो डब्बा था खींचते खींचते वो तो बहुत आगे चला गया। और जब तक कुली ने मुझे दिया तब तक फिर मैं वो जनरल कोच में घुसा। तो सामान लेके मैं घुस गया अंदर। और जनरल कोच था और ध्यान इतना ठसाठस भरा होता था कि लोग आपके सामान को एक दूसरों के सिर से इधर फेंकते। तो कहीं जाके बाथरूम के सामने मुझे जगह मिली और वहां पे बाहर हंगामा होता। एक छोरो हतो भागी गयो ने छेर, ये वो सारी मुझे गुजराती समझ नहीं आती थी कि किसने रोकी, वो नहीं पकड़ में आ रहा। फिर स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को छोड़ दी। सब जब मैं बॉम्बे सुबह पहुंचा तो मुझे बड़ा अच्छा उन लोगों ने मुझे स्वागत किया, रमेश भाई साहब तेला साहब ने। और मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मैं आया, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि तुम राजस्थान से आए हो और राजस्थानियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में बड़ी सुविधा मिलती है, बड़े प्यार से देखा जाता है। वहाँ गोकुल प्रसाद जी शर्मा हैं, वो तुम भी शर्मा ये भी शर्मा, जाके पाँव पकड़ लेना, तुमको कुछ नौकरी वहां मिल जाएगी। उन दिनों ना तो कोई लीलावती था,
ना कोई अंबानी हॉस्पिटल था, राइट नानावटी भी एक बहुत छोटा सा था, राइट और हिंदुजा भी एक मंजिली था, नया वाला हिंदुजा नहीं बना हुआ था, और ले दे के जगजीवन राम और ये सब अस्पताल हुआ करते थे। तो मैंने कहा सबसे बेस्ट मालूम पड़ा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है। तो मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में गया और वहां जाके मैंने बोला किस बातचीत करते हो, किस यूनिवर्सिटी से अटैच है? तो उन्होंने बताया ये तो नर्सिंग होम है, ये तो एकदम 5 स्टार नर्सिंग होम है। तो उन दिनों कुछ राज कपूर की कोई पोती या उसका वो हो रहा था, तो सारे फिल्म स्टार आ रहे जा रहे थे। तो मैंने कहा बट एकेडमिक्स? तो वो के जूनियर डॉक्टर्स ने बताया एकेडमिक्स तो नहीं, बस यहाँ पे आपने 6 महीने प्रैक्टिस करके सब बड़े बड़े कंसल्टेंट से दोस्ती हो जाती है, तो अपनी जीपी शुरू कर दो, इन लोगों के पास पेशेंट लाओ, ले जाओ, एंड यू विल बी एस्टेब्लिश्ड अगर यहाँ जॉब मिल गई तो। और यहाँ पे अभी आईसीयू में रात की आईसीयू की जॉब भी खाली है। तो उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मैं निकला एकेडमिक्स के लिए हूँ। मेरे अरमान बहुत ज़्यादा थे, इंग्लैंड अमेरिका जाऊँगा, हायर स्टडीज़ करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, इस सब के लिए। तो मैं बड़ा हताश होकर देख ही रहा था कि मुझे याद है डॉक्टर जैन साहब थे, उन्होंने जैन साहब ने बोला यहाँ से आप ऐसा करो, सोफिया लेन है उसको पास करो और वहाँ जसलोक हॉस्पिटल मिलेगा। तो मुझे याद आया जयप्रकाश नारायण 75-76 इमरजेंसी और उसके बाद का वो सारा सीन। तो आज भी मुझे याद है 26 फरवरी 1982, 1982, 26th of February, I came to Jaslok Hospital, and there I found ऐसी ब्यूटीफुल मल्टी स्टोरी, इतना मैंने इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी, सारी मैं बिल्डिंगों को देखते आ रहा था। एंड रिसेप्शन पे मैं गया, वहां जाके बोला कि आई एम ए डॉक्टर फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो उसने बोला कि टुडे इज महाशिवरात्रि की हॉलीडे। मैंने कहा देन कैन आई मीट समवन? कहता यस मिस्टर मसूरेकर विल बी देयर ऑन द अंडरग्राउंड बेसमेंट में। वो तो मैं उनको मिलने गया, तो वो अकेले बैठे थे, बाकी पूरी छुट्टी थी, कोई नहीं था। तो मैं उनसे मिलके तो मैंने बोला कि यस यंग मैन बट यू हैव कम लेट, यू शुड हैव अप्लाइड इन द जनवरी, वी हैड टाइज इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड नाउ टुडे इज देयर इंटरव्यू। Now you can do one thing, you can come again in the month of August, then we'll just start another session, then you can apply for. तो आपके घर में वहां पर कुछ हंगामा नहीं हुआ? किसी को नहीं मालूम था, वो तो बाद में बताता हूँ। हाँ, तो मैं उन दिनों मोबाइल कुछ होते नहीं थे। हाँ. और इधर मसूरेकर साहब ने जब ये बोला तो मैंने उनसे बोला कैन आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म सर? तो उसने मुझे दिया। तो मैंने जब बैठ के मैंने आउटसाइड प्लीज, तो मैंने उनसे लेके आउटसाइड जब मैं भरा था, तो मैं भरते भरते अचानक ऐसा उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, मेरी नज़र उन पे पड़ी। मैं हल्का सा, मेरी थोड़ा सा कृतज्ञता थी कि आपने, तो वो भी उन्होंने भी चश्मे में से ऐसे देखा। तो मैं इनसे पूछने गया, मैं कहा सर आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल सिटी और मुझे यहाँ के बड़े दिग्गज डॉक्टर्स बड़े वो किस तरह का इंटरव्यू लेते हैं वो मुझे नहीं मालूम। इज इट पॉसिबल कि मैं, आई नो दैट आई शुडंट बी सिलेक्टेड और एनीथिंग और बिकॉज आई हैवंट अप्लाइड फॉर, बट इंटरव्यू का पैटर्न पता लगाने के लिए कैन वी, जहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं मैं जा सकता हूँ? कहता मैन आई कैन आस्क द वेणुगोपाल। वेणुगोपाल वाज द सेक्रेटरी टू द रिंदानी, डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रिंदानी का। तो वेणुगोपाल को उन्होंने फोन किया है कि यंग डॉक्टर विल बी कमिंग, इतना सा कहा उन्होंने। और मुझे बोला यू गो अंडरग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वो टेलीफोन एक्सचेंज के पास में, वी गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, गाइड किया उन्होंने। आई वेंट देयर, वेणुगोपाल ने मेरे को देखते बोला यस यस। मैं कहा वेणु जी आई हैव ए रिक्वेस्ट, कैन यू पुट मी एज ए फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू? एंड he said yes yes। उनको लगा मसूरेकर ने सिफारिश की है। मिसअंडरस्टैंडिंग इज गुड फॉर यू। और वेणुगोपाल जी ने मेरे को, और सारे वहां पे बहुत सारे यंग डॉक्टर्स बैठे थे कैंडिडेट, उन्होंने मुझे बिठा दिया। अब धीरे धीरे वो जैसे सर्कस में बबर शेर, फिर टाइगर शेर, फिर ऐसे शेर आते हैं, ऐसे बड़े बड़े सारे, शांतिलाल जी मेहता जिन्होंने नेहरू जी को ऑपरेट किया था, डॉक्टर वीपी भक्ता, डॉक्टर इंदानी हिमसेल्फ, डॉक्टर मानिक शाह प्लास्टिक सर्जन थे, फिर उसके अलावा कोलाबा वाला, बज्जी कोलाबा वाला, फिर डॉक्टर एफपी सोनावाला, फरदून, अभी तक मेरे को सब इन बड़े बड़े लोगों के नाम। बहुत आपकी मेमोरी बहुत कमाल है, मैं कब से यही नोटिस कर रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग याद है। कमाल है। डॉक्टर कामत, मुकुंद कामत मोहन, दो डॉक्टर कामत हुआ करते वहां पे, वो लोग थे। तो 10 लोग सामने बैठे और जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मेरे को अभी भी याद है कि पहला स्टेप वो देखते मेरा दिल पहले धक हुआ। गहरी सांस लेके मैंने, मेरा प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा,
गरल सुधा रिपु करे मिताई गौपद सिंधु अनल सितलाई। ये मेरी दादी ने सिखाया था कि जब हनुमान जी ने लंका के अंदर अननोन टेरिटरी में एंटर किया था तब उन्होंने ये मंत्र का जाप किया था। और मैं वहां जब पहुंचा, सिडान यंग मैन करके नाम, ये जनरल बात करके उन्होंने पूछा एकदम से गहरी आवाज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बाउल वॉश एंड द एनिमा। तो मैंने कहा यस सर करके मैंने जितने मुझे आते थे गिनाने शुरू करे। दे वर 10 differences. Bowel wash is an active procedure. Enema is a passive procedure. Bowel wash is a diagnostic procedure. This is therapeutic. वो जो सारे मैंने जिस तरह से पोलाइटली जवाब देते ही बीच में से एक सर्जन उठा, उसने बोला young girl of 16 years age midnight 3 a.m. knocks your hospital with the acute pain in the abdomen on the right side. इतना सरल प्रश्न कोई गधा डॉक्टर भी इसका जवाब बता सकता है कि अपेंडिसाइटिस है सर ये। बट मेरे डॉक्टर गुरु हरबंस सिंह जी ने ये समझाया था कि अपने इंटरव्यू को लीड करना सीखो। जो सब बातें आती है वो पूरी एक बार में नहीं बताओ, होल्ड ऑन। और वो मुझे उनके शब्द गूंजे कान में, कहता सर आई हैव टू investigate her. First, I had to relieve her of the pain. I had to settle down all her vitals, respiration, pulse, blood pressure, settle down and then investigate what could be the cause of them. तो बाकी डॉक्टर्स को मेरी बात पसंद आई। So what are the investigations? तो जो relevant investigations थे सारे मैंने उसको बताते लगा। तो धीरे धीरे वो अपने आप अपेंडिक्स की तरफ ही जाता है। So then he said, then what would you do? I said, I'll have to rule out what disease is not there instead of what is there. So to rule out, what do you want to rule out? Pucha. When this young girl could have, she has a uterus, she has the ovary, she has the urinary bladder, she has kidney, and she has everything, intestine. So it could be volvulus intersusception, it could be appendix के अलावा मैंने सारे नाम बोले और सारे जने ऐसे बोल गए कि ये क्या वाकई में इतना इडियट है जो अपेंडिक्स नहीं बोल रहा। हाँ, जानबूझ पर के दिख तो रहा है कि बता रहा है सब ये, पर ये अपेंडिक्स क्यों नहीं बोल रहा? अपेंडिसाइटिस जो उसको बोलना चाहिए। These are the possibilities that she could have anything. I said everything possible is there, so we had to. So then what would you do? मैं कहा clinical findings को मैं correlate करूंगा investigation से, then we'll come to know. So what do you suspect? If there is a right inferior उसमें होता है तो आपका भूसा में, तो I said most probable thing is definitely appendicitis. But sir, we have to rule out the things. You are in the operation theater, what would you do? तीसरे ने सीधा मुझे थिएटर में डाल दिया। मैं थिएटर में सर I'll just check the trolleys first. All the instruments, equipments are there. I'll give the position to the table. I'll just proper light fixing and all. And after that, anesthetist would be just, definitely he would have just got it. If the blood transfusion is required, arrange for the blood. And so it was like a surgeon is speaking and they all started enjoying कि a tiny young boy of the 22 की मेरी age थी और he is just, replying like this. And उनको बड़ा मजा आने लगा। तो उन्होंने बोला कि then what would you do? Now you have to operate upon. Yes, sir, but there is 1 in 10,000 cases situs inversus. Situs inversus was मेरा ट्रम्प कार्ड। भगवान की ऐसी ऐसी देन होती है कि कभी कभी दर्द होता है राइट साइड में, पर अपेंडिक्स पूरी बॉडी के सारे उल्टा होता है। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनका ऑल राइट, इवन इफ इट इज नॉट साइटस इनवर्सस, व्हाट वुड यू डू? तो मैंने कहा सर वी हैव टू प्लान द सर्जरी. And accordingly, she is a young, unmarried, definitely unmarried girl. She must be. And tomorrow she has to bear the baby and get married and go to some unknown family. So we have to plan for the minimal invasive surgery. Minimal invasive surgery 1982 के अंदर it was a new thing. पर हमने recent advances of the surgery पढ़ी हुई थी. Think of what would you do? तो मेरे मुंह से निकला a McBurney's point. I'll give the gridiron incision. What is that? मैंने कहा इलैक क्रेस्ट से लेकर के जो अम्बिलिकस तक के बीच में एक लाइन खींचूंगा, 2/3 1/3 के पॉइंट पे निशान बनाऊंगा और उसके अंदर ग्रिड आयरन इंसियर मतलब चमड़ी के फोल्ड के पैरेलल डालूंगा ताकि उसका निशान दिखे ना।
हाँ, चमड़ी की सलवटों में मैं चीरे का निशान छुपाऊंगा। चर्बी को अलग करने के बाद में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की डायरेक्शन ये है, इंटरनल की ऐसी है, ट्रांसवर्स की ऐसी है, पेरिटोनियम को एयर से ब्लो पूरा करूंगा। ज्ञान दे दिया उनको। इतना मजा आया मुझे अपने इंटरव्यू में कि 1 घंटे के लगभग मेरा ही इंटरव्यू चला। हाँ, इंटरव्यू चलने के बाद में हाँ, दे वर ऑल कन्विंस एंड मैं खुद अपने आप में कन्विंस हो गया था कि मैंने गढ़ जीत लिया है। हाँ, मुझे फीलिंग फिर भी बहुत हम्बल था, हाँ, धक धक तो लगी रहती, छोटे था सब। उसके बाद ऑल राइट, वेल डन बॉय, समबडी सेड। एंड वो उन्होंने दे आस्क्ड फॉर माय फॉर्म, हाँ, और मेरा फॉर्म तो वहाँ नीचे तो वेणुगोपाल से फॉर्म मंगाया गया, जब तो मैंने फॉर्म वो भर के रखा था। हाँ, तो उन्होंने एक ने पूछा where have you done your masters of surgery from which college? तो मास्टर्स ऑफ सर्जरी करने ही तो मैं आया था। तो मैंने बोला सर आई एम प्लेन MBBS and I completed my rotating internship of 12 months in all the relevant departments. तो उनकी आंखों के भाव ये लगे कि छोटे शहर के लड़के MBBS लेवल पे इतने ज्यादा अच्छी एजुकेशन की डेडिकेशन रखते हैं, हाँ, और यहाँ कैपिटेशन फीस डोनेशन वालों के डॉक्टरों के मुकाबले इट वाज रियल कंपैरिजन एंड एप्रिसिएशन इन देयर आईज। हाँ, और मुझे लगा ये मेरा माइनस पॉइंट हो गया, हाँ, और अब मुझे शायद ये नौकरी नहीं मिले, हाँ, और मैं लगभग आधी दूरी दरवाजे की तरफ निकलने के आ गया था। हाँ, और मैं 1 मिनट के रुका, ईश्वर की कोई कृपा हुई, मैंने एकदम टर्न किया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, यस, बोला आई वुड लाइक टू मेक एन स्टेटमेंट। I speak out. Like, I'd like to prove myself as good as a postgraduate doctor. If any time, if any mistake, before you ask me, I will resign. तो मुझे जब ये मैंने 3 Idiot मूवी देखी और उसमें बोला ये एटीट्यूड कहाँ से लाया, हाँ, तो वो उनको ये वाली जो पॉइंट थी वो उनको एक्चुअल सर्जन्स की एटीट्यूड वाली मालूम Confidence. लगी। और जब मैं बाहर चला गया तब मुझे याद आया कि बम्बई में वड़ा पाव खाते हैं, तब तक भूख लगी आई थी। हाँ, दोपहर का टाइम हो गया तो मैं वड़ा पाव ढूंढने गया, तो वहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल के आसपास कहीं था नहीं, हाँ, पर छोटा सैंडविच खा के जैसे मैं आधा पड़ गया, इतनी देर में मालूम पड़ा मसूरे कर मेरे को ढूंढ रहा है कि मैन वेयर आर यू, वो करके बोलता है वो मुझे। तो मैंने बोला, कहता है कि कम एंड गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर, ये वो सब दे करके, और मतलब कि व्हेन आई एम सपोज्ड टू ज्वाइन, तो उन्होंने बोला 1 मार्च। मैंने कहा 26 तो आज खत्म हो गई, 27 का कल दिन है, और 28 मतलब मैं ट्रेन से भी जाऊंगा, वापस जाके मैं आऊंगा, तो 1 तक मैं कैसे आऊंगा, मैं कैलकुलेट कर रहा था। और आरती जी, ये सच्चाई है कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, जिसमें से मैंने जो है 78 रुपए की मेरी टिकट ली थी, और 20-22 रुपए रास्ते में खाने के लिए रखे थे। एक 100 के नोट को अपने आप को 1.5 होशियार समझ के मैंने वापसी के टिकट के लिए रखे थे, और 300 रुपए मेरे पास थे, तो 300 और 100 400 रुपए थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया व्हाई डोंट यू गो बाय फ्लाइट। अरे बाप रे। उन्होंने मुझे बोला, उनको मेरी बैकग्राउंड वगैरह कुछ मालूम नहीं था, शायद मैं अच्छा समृद्ध दिख रहा हूँ यार लुक्स के, तो उन्होंने बोला, तो मैंने ईमानदारी से बोला, मैं आई हैव ओनली, मैंने पर्स खोल के देखा, आई हैव ओनली 400 रुपीज, कैन यू एडवांस मी 1 मंथ सैलरी विद द। तो उनको मेरी खुददारी पसंद आई, तो आज भी उस व्यक्ति का मैं कृतज्ञ हूँ और सारे जीवन कृतज्ञ रहूंगा। वो बोला नॉट इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, पर पर्सनल कैपेसिटी में ही फाइनेंशियली हेल्प मी। हाउ स्वीट। आज भी याद है, 7 रुपया 14 पैसा लगा मेरा वहां पे सांता क्रूज एयरपोर्ट पे आने में जसलोक से। और वहां पे सिर्फ 1 मंजिल का एयरपोर्ट होता था। सिर्फ एयर इंडिया की एक फ्लाइट सुबह आती थी, एक शाम को आती थी। बम्बई, औरंगाबाद, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा जाता था। अच्छा। और कितनी की थी फ्लाइट की टिकट? फ्लाइट की टिकट 700 रुपए की थी। 700 रुपए की फ्लाइट की टिकट थी, और टिकट जो ड्यूटी मैनेजर भगवान होता था। कई बिजनेसमैन उसके बीच में अपना 50 का नोट रख के सरकारें, और वहां जैसे गिद्ध भोज हो रहा, मतलब भीड़ लग रही है, जैसे शेयर मार्केट में लगती वैसे टिकट के लिए उसके लग रही। वहां इतनी भीड़ देख करके, और लोगों की तो ऑलरेडी परचेज टिकट थी, मुझे तो खरीदना था। अरे बाप रे। पर जाको राखे साइया मार सके ना। मैं भी सोच ही रहा था, कैन यू बिलीव कैप्टन नवीन शर्मा, जो राजीव गांधी और जो उनके जो दूसरे एक सांसद बने थे शर्मा, वो तीनों लोग आपस में दोस्त हुआ करते थे। नवीन शर्मा वहां से पास हो रहे थे,
तो मैं एकदम ये सब कुछ सब ईश्वरी, मैंने बोला ना हमको गलत फहमी होती है, हम We don't करता do, है, he does. we don't, he does, 100%. he does. चाचा जी, मैं एकदम से चिल्लाया तो उन्होंने बोला, अरे चंदर का बेटा, पापा का नाम चंदर था, तो मुझे तुरंत उन्होंने जो है बुला पूछा लिया। कैसे आया तू बम्बई कैसे? हाँ, अच्छा, उनको तो मालूम ही नहीं मैं घर भाग के आया हूँ। हाँ, तो मैं कहा चाचा जी मेरी जसलोक हॉस्पिटल में नौकरी लगी है, मैंने उनको खुशी हुई होकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, हाँ, तो क्या अभी क्या? मैं कहा चाचा जी मेरे को जयपुर जाना है। हाँ, तो कहा अच्छा, तो वो ड्यूटी मैनेजर को अंदर कैबिन में बुलाया, हाँ। मेरा भतीजा है, तो टिकट लेके अंदर आ जाना, ये मेरे साथ जा रहा है। अरे बाप रे। तो उसने बोला सर वो जो है लोड फुल है, फ्लाइट फुल है, हाँ, तो उन्होंने जंप सीट रिलीज करते, सर जंप सीट के ऊपर 2-3 स्टाफ वाले हैं। हाँ, तो अभी मुझे वर्ड याद आ रहा है उनका कि कॉकपिट में जाएगा, 3rd सीट पायलट की। भाग्य, बाप रे। भविष्य उसी के साथ है जो कि आगे बढ़ता है। कृष्ण भगवान ने यही कहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध तुमको ही लड़ना है, हाँ, पर मैं साथ में हूं तुम्हारे। हाँ, मैंने बंबई शहर को पहली बार इतने जब टेक ऑफ और इतनी लाइटों से भरा हुआ, पूरी दूर दूर तक जैसे आसमान के तारे जमीन में आ गए हैं, वो देखा। और फिर जब मैं जयपुर पहुंचा तो रात के शायद 11 बज चुके थे घर में, तब तक मालूम पड़ा कि जवान लड़का है, मर गया, सुसाइड कर दी, ट्रेन के नीचे कट गया कि कहाँ चला गया। जितनी पुलिस ढूंढ सकती तो उन्होंने कोशिश करी। और मैं वही पूछ रही थी कि घर के अंदर हंगामा तो 100% हुआ बहुत होगा। बहुत बहुत, जैसे ही मैं आया तो दादी खुश हो गई, बाप माँ रे। खुश हो गई, सब खुश हो गए। और पापा जी को मदर ने समझाया कुछ मत कहना, बच्चा कुछ कहीं वापस जवान ही भाग लड़का जाए। है। पापा कहाँ रुकने वाले थे। हाँ। श्रीमान जी यहाँ ये करके उन्होंने बुलाया मुझे। मैं हाँ, पहुंचा पापा के पास, पाँव छुए उनके। हाँ, कहाँ गए थे? मैं कहा बम्बई। बम्बई? मैं बोला, मैं कहा मेरे को जसलोक हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। फेंकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने वो कागज दिखाया, हाँ, उन्होंने बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ा। हाँ, 2 मिनट तो सोचने लग गए उन्होंने। मैं तो मौका देख के जल्दी से भागा अंदर वो सबने लाड़ किया, खाना वाना खिलाया। हाँ, फिर मम्मी को मैंने बताया मेरे को तो वापस में कल ही जाना है, हाँ, मंडे को। तो उन्होंने फिर पता लगा मंडे की सुबह की फ्लाइट भी होती थी, तो वो 1 तारीख को ज्वाइन करते थे। फिर पापा ने मुझे टिकट खरीद के दिए और 1000 रुपया दिया मेरे फादर ने। मैं बम्बई में कुछ भी नहीं जानता था। अभी भी याद है कि मैं बम्बई का मेरा बड़े मजेदार, रंगीले, अच्छे, खूबसूरत, प्यारे दिन है कि मैं यहाँ पहुंचा। हाँ, और जब मैंने वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करते बोला कि गो टू द 6th फ्लोर, सिस्टर इंगरसोल विल गिव यू योर एप्रन, योर रूम की ऑल द डिटेल्स, ये करते। तो उन्होंने वहां लिखा था डॉक्टर्स लिफ्ट, उस तरफ मैं गया। जैसे मैं गया, मुझे मतलब लिफ्ट में कभी चढ़े नहीं थे, छोटे शहर में होती नहीं थी उन दिनों। तो जैसे ही दरवाजा खोला, ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत लड़की, ऐसी उसकी कंजरी सी आंखें, ऐसी गोरी चिट्टी, और वो एकदम से सामने वो मुझे देख रही। और मैं एकदम से हतप्रभ हो गया कि मुझे नहीं मानता कि ये निकल रही है। अब वो सोच रही थी अभी लिफ्ट में अंदर एंटर करेगा, तो मैं ऐसे खड़ा हूं भोंदू जैसे। तो मुझे देखते उसने बोला लव करिया या कुछ अंदर ऐसा आने के लिए लव कर, ऐसे करके बोला। तो मैं ऐसे जैसे अंदर गया, तो मैंने उसको बोला 6th फ्लोर। तो उसने ऐसा लगा कि इसको 6th फ्लोर में, उसने बटन दबाया मेरे लिए। तो एकदम से मेरा अभी भी मुझे याद है, मैंने कहा बम्बई की लड़कियां बहुत फास्ट होती हैं, ये तो मैंने सुना, पर ये लिफ्ट में लव कर। मराठी में लव कर मतलब जल्दी अंदर आ। इतनी देर में उसका फ्लोर आ गया, वो उतर गई। मैं अभी भी वो ऐसे सपने में से खोता रहा, पहुंचा। इसके बाद ज्वाइन कर लिया। खूब बहुत भाग्यशाली था। सब बड़े बड़े सर्जन्स ने मुझे खूब प्यार किया, खूब सर्जरी सिखाई। इतनी सर्जरी सिखाई कि दिन के 6-6, 7-7 घंटे लगातार ऑपरेशन थिएटर में रहने से मुझे निमोनिया। You were doing a regular this thing surgery. You were regular. असिस्टेंट टू द सर्जन्स। ये सब बड़े हॉस्पिटलों के अंदर सर्जन्स को पहले दिन से हमको सारा दिन काम करने को मिलता है। तो जो हमको डॉक्टर हरबंस सिंह जी ने इंटर्नशिप में अच्छी सिखाई थी, सर्जरी, आर्टरी, फोर्सेप कैसे होल्ड करते हैं, ये करते हैं, सब यहाँ खूब काम आई। तो हाथ की सफाई हर तरह के फील्ड में देखने को मिली। डॉक्टर बुच थे, डॉक्टर नरेंद्र पांड्या थे, डॉक्टर केशवानी थे, सारे डॉक्टर, ये आंटिया साहब थे, डॉक्टर मानेक शाह थे, और सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मुझे खूब काम करने को मिला। और 2 बार निमोनिया भी हो गया मुझे। फिर किसी ने समझाया कि तुम अंदर डबल बनियान पहन के आया करो जब सर्जरी थिएटर में आओ, एसी बहुत और होता है। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके आया करो। तब से फिर मेरी सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत, और अपने आप को ओपीडी में इट्स टू कोल्ड। तो जसलोक हॉस्पिटल के अंदर मेरे बड़े सुनहरे शानदार, फिर मैंने मास्टर्स ऑफ सर्जरी की डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से ली। और
उस दौरान जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया, हाँ. तब वो राजस्थान में तो जूनियर डॉक्टर को रिपोर्ट लाओ, ब्लड की, यूरिन की, एक्सरे लाओ, मरीज को ले जाओ लाओ, क्लार्क का काम कराते हैं। हाँ. और मुझे सर्जरी का एक्सपोजर हो गया था, हाँ. तो डॉक्टर हरबंस सिंह जो मेरे गुरु थे, उन्हीं की यूनिट में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा. मुझे बहुत हर बारीक से बारीक ऑपरेशन सीखने को मिला। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट ब्रेन में डालने से लेके रिकैनलाइजेशन ऑफ वास, जो नसबंदी में बच्चों को जबरदस्ती करता है उनका वापस कनेक्शन जोड़ना, माइट्रल वेल्वोटॉमी से लेकर मैंने मतलब उस जमाने में सारी सर्जरीज करने का मौका मिला। तो वो जो एक आत्मविश्वास स्वयं में उत्पन्न हुआ सर्जरी को हम कर पाने का, ये तो बिल्कुल निडर अच्छे सर्जन बन गए। फिर This journey as a doctor, it continued. So this was like, when did you get married? ये बहुत बढ़िया। जसलोक हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टरी के दौरान हमको संडे मिलता था। हाँ. तो संडे के दिन बाकी डॉक्टर्स के भी जो है, हम लोग को मैस का खाना नहीं भाता था। हाँ. तो उनको भी लड़कियां देखने का सिस्टम चलता था। तो हम लोग सारे 5-6 दोस्त मिलके ही जाते थे एक दूसरों के लिए लड़की देखने। पर लड़की देखने में कम इंटरेस्ट होता था, अच्छा खाना खाने में ज्यादा। हाँ. और पहले का जमाना ऐसा था कि लव मैरिज को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी। हाँ. और पहले हमेशा arranged वही marriage होती अरेंज थी। मैरिज वाज कंपलसरी। इट वाज लाइक मतलब जो लव मैरिज करने वाला वो जात बाहर हो जाता था। हाँ, कुछ विशेष बॉय मतलब बहुत ही ज्यादा। हाँ. और मुझे मीनाक्षी शेषाद्री बड़ी पसंद थी। हाँ. और मैं सोचता था कि मैं ना कितनी सुंदर है, हुआ तो इससे शादी करूंगा, ऐसा सोचता था। हाँ. 23 साल की उम्र मेरी जब थी। हाँ. तो अभी ऐसे मुझे ध्यान आ रहा है कि लड़कियां देखने दिखाने का तो कॉन्फिडेंस तभी हमारे को आ गया था। हाँ. तो ये बात तो निश्चित थी कि अगर मैं कभी किसी नई लड़की से मिलूंगा तो भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं और उससे अपने मन के प्रश्न पूछ सकता हूँ। ये बात पक्की तय हो गई थी। पर इन्हीं दिनों मुझे थीसिस सबमिशन के लिए डॉक्टर हरबंस सिंह जी, वहां पे हम लोगों को सबको थीसिस करनी पड़ती है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो 99% थीसिस यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कॉपी कट पेस्ट कर डालते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे पाइल्स और फिशर के साथ में ब्लड प्रेशर का, या जो है थायराइड के साथ ऑपरेशन का, डायबिटीज का किसका क्या रिश्ता, आपस में ऐसे देकर के पूरी एक थीसिस करा दी जाती है साधारण। तो मैंने मेरे सर को बोला कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, गिव मी सम वंडरफुल टॉपिक कि मैं अपने थीसिस को जिंदगी भर याद रखूं। तो उनको मेरी बात बड़ी पसंद आई। तो अभी ये थीसिस का टॉपिक डिस्कशंस हमारा था ही कि उन दिनों एक अशोक चोपड़ा करके बहुत बड़े इंडियन टूरिज्म के डायरेक्टर थे जिन्होंने भारतीय टूरिज्म को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया था। इंदिरा गांधी के ब्लू आइड बॉय थे और माउंट आबू की पहाड़ियों में ड्राइविंग करते हुए वो एक जर्क आया या कुछ ऐसा हुआ कि स्टीयरिंग उनको पसली में लगा। अरे बाप। और उससे उनका अंदर लिवर टीयर हो गया। अब उस लिवर टीयर को उनको सेवियर करने के लिए एम्स की टीम हेलीकॉप्टर से अजमेर आई और नसीराबाद से फौजी जवानों का फ्रेश ब्लड, मुझे आज भी ध्यान है, 20-22 बॉटल ब्लड इकट्ठा किया गया था। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी सर्जन्स ने, पर चूंकि लिवर एक जाल तंत्र होता है नलिकाओं का जिसमें आर्टरीज एंड देन बाइल डक्ट्स वगैरह सब होती हैं, तो उसको ऑपरेट कर पाना कहीं से संभव नहीं हो पा रहा था, तो वो उनको बचा नहीं पाया, ही डाइड। तो हम लोग जो है सर के पास ये बैठे थे, हमारे मतलब करीब 30 दिन की मेहनत के बाद भी उसको बचा नहीं पाया, ही डाइड एंड इट वाज सच अ बिग न्यूज एंड बिग। तो सर के घर में बैठे थे, तो उनका सर का बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में आया था और वहां पे लॉन में पानी देने के लिए खड़ा था। तो हम लोग बैठे थे और वो बातचीत कर रहे थे, वो ये सारी बातें हमारे समझ, सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम उसको नाइफ की जगह इलेक्ट्रिक कॉटरी से काटें तो वो पूरा की पूरा कॉटराइज हो जाए। तो कहता तो भी ब्लीडिंग तो जहां जहां आप बर्न करोगे उधर से नेक्स्ट इट विल बी मोर डिस्ट्रक्शन, दे हैव ट्राइड एंड एवरीथिंग। और इतनी देर में उसकी जो धार थी पानी की जड़ पे पड़ती पौधे की सारी जड़ें बाहर निकल आई और अचानक से हरबंस सिंह जी चिल्लाए उसके ऊपर, ए मोटी मती वाले जड़ काट गेरी। पंजाबी थे। तो कहता पौधे की जड़ काट गेरी। तो जड़ जो थी वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल जाल तंत्र वो दिखी लगी और उसको मुझे देखा और उसने जिस तरह से वो डाल दी तो मैं कहा सर मैं अभी आता हूँ। मैं गया एनाटॉमी डिपार्टमेंट में से, वहां से ह्यूमन लिवर 2-3 निकाल के थैले में भरे
और फिर मैं अपने सीधा एक पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप के वो जो छोटा मुंडू होता है उसको मैंने पहले पकड़, उसने कहा क्या चीज, उसको बताया नहीं लीवर आदमी का, नहीं तो घबरा जाता। उसकी धार का वो टोंटी निकाल के उसमें मेटल की जो बॉल पेन की वो लगाई, और वो लगा के उसकी धार उसके ऊपर वॉश करना शुरू किया, और वॉश करते करते उसमें कॉरिडोर बनता चला गया जिसके अंदर जो है मेजर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो है सर्वाइव करने लगे। तो वो लेके जब मैं हरबंस सिंह जी के पास आया तो मुझे रिसेक्शन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू विद द वाटर जेट रिसेक्शन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू, इस नाम की मुझे थीसिस करने को मिल दी, अलॉट हो गई। क्या अब बात, थीसिस अलॉट हो गई तो वो लिवर कैंसर आदमियों पे तो नहीं ऑपरेट कर सकते, तो मालूम पड़ा एनिमल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में डॉग को पकड़ना पड़ेगा। तो जो शहर के जो म्युनिसिपैलिटी के होते थे उनके पास जाते थे, वो 20 रुपए रिश्वत लेते थे एक कुत्ते को पकड़ के लाके देने के लिए, और फिर कुत्ते को हम लोग जो है ऑपरेट करते लेबर पे, वो धार का पूरा एक्सपेरिमेंटेशन करते। तो अजमेर की HMT फैक्ट्री के अंदर हमने जो है सर्कुलर, स्पाइरल, ट्रायंगुलर एंड कई तरह की जो है धार स्ट्रीम जो है वो बनाई, जिसके अंदर पिचकारी नुमा, सुई के नोक जैसी धार वाली सब तरह के नोजल्स बनाए, और DDT छिड़कने का जो पंप होता है उसको मॉडिफाई करके हमने वाटर जेट रिसेक्शन किया, और 33 मॉन्ग्रियल डॉग्स के ऊपर सफल प्रयोग किए, जिसमें लार्जेस्ट लिवर का टुकड़ा 103 ग्राम का निकाला। वो थीसिस आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसका नॉमिनेशन सिलेक्शन हुआ गॉडसे मेनन गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिसको कि मैंने यहाँ आके प्रेजेंट किया था उस जमाने में। तो ये मुझे ध्यान आता कि बचपन, अच्छा हरबंस सिंह जी इतने कड़क, मैं रोज थीसिस लिख लिख के लाऊं, सारी ऑब्जर्वेशन लाऊं, वो रोज पेपर के ऊपर रेड पेन घुमा दे, 40-40 पन्ने कैंसिल कर दे, फिर मैं दोबारा लिखता, जब तक कि उनको थीसिस 100% प्रॉपर नहीं रही। रात में 2-2, 3-3 बजे तक उनके साथ काम करते, और इतने अच्छे थे, काम भी कराते थे, गर्म ग्लास दूध का लाके पिलाते थे। अच्छा, उनकी एक बात बहुत अच्छी सीखी मैंने, वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ के वॉक पे जाते थे, और मुझे भी लेके जाते थे, और बजरंगगढ़ पहाड़ चढ़ाते थे, अरे बाप रे, अजमेर का, और वापस जब आते तब तक 5:30 बज जाते थे। तो वो क्या करते थे, नाइट ड्यूटी के अंदर जो कंपाउंडर था उससे सब रिपोर्ट ले लेते थे कि किस पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का रात में ब्लीडिंग हुआ, किसको क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, सब वो सारी जासूसी करके पेपर पे नोट करके, और फिर हम चले जाते थे। और जब 8 बजे राउंड होता था तो हमको मालूम पड़ता कौन ओवर स्मार्ट कर रहा है, कौन डॉक्टर झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। करेक्ट। तो डॉक्टर हरबंस सिंह जी उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई, शर्लक होम जैसी जासूसी सिखाई। पर मैंने आपको कुछ सवाल पूछा था कि आपकी शादी, ये इसी से शादी जुड़ी हुई है। शादी ऐसे जुड़ी हुई है कि वंदना के मामा हमारे घर में किराए रहते थे जी, तो उनकी अपनी बेटी से शादी करने के लिए शुरू से नजर थी। तो बातचीत करते करते उन्होंने अपने जब बहनोई से बात करी, मेरे ससुर साहब से, कि वो लड़का है, वो लड़का कैसा है। तो हमारे ससुर जी ने देखा तो वो उनको मैं पसंद आ गया, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे पेरेंट्स से बात करी। और जब मैं जसलोक हॉस्पिटल से दिवाली की छुट्टी पे पहुंचा तो मदर पीछे लगी कि तुम वो लड़की देख के आओ, अपने कास्ट की है, डॉक्टर है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो मैं गया वंदना को, तो बताया भी नहीं था इन्होंने कि वो लड़का देखने आया था। तो मैं जब गया तो उनके घर में उनकी जो है किसी की मैरिज का वो मेहंदी लगा रहे थे। तो मेरे ससुर जी बड़े मजेदार आदमी है, मुझे आइए डॉक्टर साहब आपको हमारे घर का पेंट दिखाते हैं, इस कमरे से उस कमरे से उस कमरे, सब पेंट दिखाया। वहां 5-6 जगह लड़कियां एक साथ मेहंदी मान रही थी। और फिर वो मैं घर आ गया, मम्मी ने बोला कैसी लगी कैसी लगी, मैंने कहा क्या कैसी लगी, कहते हो लड़की कैसी लगी, मैं कहा लड़की दिखाई नहीं, पेंट दिखाया। तो मम्मी ने फोन किया उनको, कहते अरे वो वहीं तो बैठी थी। अरे मैं कहा 6 लड़कियों से थोड़ी शादी करूंगा मैं। तो साहब वो दोबारा मुझे दूसरे दिन सुबह, बड़ी फिल्मी है कहानी, एकदम फिल्मी कहानी, बहुत फिल्मी है। दूसरे दिन सुबह मुझे जब भेजा गया तब फिर वो उस दिन संडे था तो वंदना घर पे ही थी। तो जब मैं दोबारा बैठा तब उसकी मम्मी ने बोला कि कोई लड़का देखने आया तो तुमको वहां जाना। ओ मालूम पड़ा पीछे हंगामा हो रहा है उनके यहाँ, तो चिल्लम चिल्ली मच रही है। उसको तो पढ़ाई करनी थी, उसको शादी नहीं करनी थी। तो उन्होंने समझाया कोई अपने है कास्ट के जाओ मिलो, ये तो वो पूरा शोर शराबा मुझे सुना ही पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर में देखता हूँ तो वंदना आती है, सामने के सोफा पे आती है और दुपट्टा ऐसे मुंह के ऊपर पकड़ा हुआ है और ऐसे नीचे नजर की, तो मैं देख रहा उसका
हाव भाव हो गया, और जैसे उसने नजर ऊंची करी और मेरे से नजर टकराई, वो तो उठ के भाग गई। टिपिकल सीन और ना। इतनी देर में जो है हमारा साला चाय वाय लेके आ गया। हम चाय वाय पी के और फिर मैं आया, तो फिर मदर ने फिर पूछा अब कैसी लगी लड़की। मैं कहा अभी तो आंखें ही देखी मैंने, ऐसे किस्तों में नहीं देखना मेरे को लड़की। और मैं तो है ना मना करके मैंने कहा मेरे को तो आई वांट टू टॉक टू द गर्ल जिससे मुझे मिल शादी करनी, आई हैव टू टॉक टू। एब्सोल्युटली। तो फिर मेरी तो छुट्टी मम्मी ने बोला जाने दो करके। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं दोबारा आया तब तक वो मम्मी और इन लोगों में आपस में काफी दोस्ती हो गई थी। ये लोग सब जो है थिएटर वेटर जाते थे, अपने साथ में मिलते थे। वंदना को शॉपिंग के लिए कई बार ले आती थी। तो वंदना मतलब मेरे घर वालों ने डेटिंग मुझसे पहले करी मेरी पत्नी की। तो पहले ऐसे ही होता था। एक्चुअली शादी है ना दो घरों का मिलन है, मोर देन अ मैन एंड अ वुमन। इट इज लाइक that two big families and their whole culture and the system and their education, their lifestyle, that gets merged into each other. I 100% believe in those That kind is of marriage. marriages last forever. Yeah. Because वो दोस्त बन जाते हैं। हाँ, एक पति पत्नी में एक बड़ी मित्रता छाया होती है। हाँ, it is not about a boy and a girl. हाँ, it's more दो आत्माओं का आपस में। हाँ, it is nothing about कि ये आदमी और औरत की शादी, ये शादी नहीं होती है। फिर वो टूटती भी वैसी ही है। और परिवार वाले कुछ मतलब ठीक है भाई, खत्म हो गया। अब जसलोक हॉस्पिटल की मेरी पोस्ट दोनों खत्म हुई, तो उसका देख मैंने कि मेरे पास छुट्टी थी। जब मैं जयपुर पहुंचा तो वही जवान लड़का है, बम्बई में कहीं भटक नहीं जाए इसके लिए इसकी शादी कर दो, वही कहानी वापस शुरू। और उन दिनों हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है। पर मम्मी ने कहा कि तुम जरूर जाओ, मिल के आओ। मैं कहा मेक श्योर दैट शी टॉक्स टू मी। तो उन्होंने बोला बाबूलाल भाई आएंगे हमारे डॉक्टर साहब, तो आप बात करें। कहा जरूर। तब फिर वंदना पहली बार मुझे दूसरे साल में मिली और वंदना आई, वंदना हम बैठे। तो मैंने पूछा, बस पहले मैंने कहा तो यू आर इन SMS मेडिकल कॉलेज? शी सेड यस। मैं कहा व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन योर कॉलेज? तो मुझे लगा कि अपने पसंद के डिपार्टमेंट्स वगैरह की बात करेगी या कुछ एकेडमिक्स की बात करेगी। वो इतने सीधा बोला कैंटीन। मैंने कहा ये तो बहुत ही सरल और ईमानदार लड़की स्टेट बोल रही कैंटीन मेरे को सबसे अच्छी लगती है। मेरे को बड़ी अच्छी हंसी आई। तो फिर मैंने पूछा कि डू यू नो हाउ टू स्विम? तो बोलती बस डूबने से बच सकती हूँ। अरे बाप रे। बेयरली। तो मैंने मींस यू स्विम? कहती हाँ, हम जैक क्लब जाती हूँ करके। फिर वो बहुत सालों बाद उन्होंने बताया कि उस समय मैंने मन में आपको देख के बोला था बड़ा स्विमिंग पूल बनाएगा मेरे लिए। कई साल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था उनके लिए। मैं कहा डू यू नो ड्राइविंग? तो हमारे पास कार ही नहीं है। उन्होंने से बोला हमारे पास कार ही नहीं है। तो मेरे को भी समझ नहीं आया मैं अगला क्या क्वेश्चन पूछूं। तो फिर मैंने बोला कि कैन वी मीट? तो वो जैसे उन्होंने धीरे से बोला, तो मैं कहा मैं कल तुमको 11 बजे गर्ल्स हॉस्टल के सामने I'll just pick you up, we'll go for the coffee. तो उन्होंने ओके किया। This is around which years? 1983। Still that time was 82 there. में यहाँ आया जसलोक 83 कंप्लीट, 83 का एंड और 84 की बिगनिंग। तो फिर But still that time it was like lot of aesthetic. अब मजे की बात, जब मैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने मैंने ले आके मेरी ब्लैक एम्बेसडर थी, मैंने खड़ी करी, चश्मा लगा के अपने आप को बम्बई का हीरो समझ रहा। वो देखते ही उन्होंने ऐसे इशारा करा गो अवे गो अवे गो अवे। मैं कहा कैसी? मतलब क्योंकि उनकी सहेलियां साथ में थी, किसी को पता नहीं चल जाए। तो उन्होंने ऐसे इशारा करके तो बाईपास कर गया मुझे। फिर मैं समझा, फिर मैं गाड़ी थोड़ी दूर ले आ गया, फिर धीरे से आके बैठी। आज भी मुझे पहला मिलन वंदना के साथ का याद है। उसको जब मैंने देखा तो मैंने साइड से देखा, तो मैं कहा हो तो खूबसूरत। तो जल्दी से हाथ से मुंह ढक लिया। तो मेरे को उंगलियां और नेल पेंट्स दिख रहे थे। मैं कहा फिंगर्स भी तुम्हारी अच्छी है, लॉन्ग एंड सर्जन से। तो मुट्ठी बंद कर ली। तो फिर मुझे प्लीज ऐसे मत बोलो। क्या कह रहे, मेरे को अजीब लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा देखो कौवा उड़ रहा है, सामने से कार आ रही है, इधर ही आदमी साइकिल चला रहा है। तो बोली व्हाट? तुमने बोला ना
कुछ और बोलो। फिर दोनों हंसने लग गए, फिर हमारी दोस्ती हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर हरबंस सिंह जी को कहा कि मेरी ऐसे सगाई जो है होने का है। तो उन्होंने कहा भाई यंग एज है, ये भी बहुत जरूरी है। बड़े अच्छे सर्जन थे, बड़े अच्छे सर्जन। तो मुझे ध्यान है ये पोस्ट मिलने से पहले जयपुर में मैंने भगवान को कहा था, ईश्वर को, कि यदि होली के पहले मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम MS का एग्जाम देने की परमिशन मिल जाएगी अजमेर से, क्योंकि जसलोक हॉस्पिटल में हमने काम किया था, तो वहां की परमिशन को यहाँ के रिकॉग्नाइज करके मिल जाएगी, तो मैं समझूंगा इस लड़की से मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा मैंने सोचा। अच्छा। अब होली जलाने वाली होली, शाम को सब पूजा कर रहे हैं, गेहूं और भुट्टे को सेक रहे हैं, जलाने वाली होली भी खत्म हो गई। अभी सुबह रंग वाली होली शुरू हो गई, एक दूसरे को रंग लगाने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि जाओ हो आओ, तुम उन लड़की वालों के हो आओ, मिलिया है, होली का ही तो मौका जाना चाहिए ऐसे। तो मैं गया, तो मालूम पड़ा वो अपने नाना के घर गई है, मतलब मदर के ब्रदर के घर, वो भी पास में ही था। तो उन्होंने वो आ गए, हमारे ससुर जी आइए हम लेके चलते हैं। तो पास वाले वहाँ घर में गए, सारी बहुत सारे लोग होली खेल रही है वो। और मैं तो भूल गया था बात की, मैंने कहा था मन में ईश्वर को कि अगर ये इतनी सी देर में घर से वो छोटा ब्रदर आया कि आपके एक दोस्त पुरुषोत्तम आसुदानी का फोन आया है, कुछ अर्जेंट बोल रहे हैं। तो मैं घर पहुंचा, उन दिनों वो काले वाले टेलीफोन ही होते थे। हाँ, पता है, हाँ। तो लैंडलाइंस। तो उन्होंने बोला कि जल्दी से आज शाम के पहले अजमेर मेडिकल कॉलेज में आके फीस भर दे। मैंने कहा आज तो होली की छुट्टी है। कहता है बस सब हो गया इंतजाम। तो खेत सिंह राठौड़ जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर थे, वो श्याम मोटवानी, अजमेर के अपने सांसद, जो श्याम मोटवानी उसका पुरुषोत्तम आसुदानी का मामा था, उसको फेवर करने के लिए हम सब 10 लोगों की लिस्ट वो पार हो गई, और हम लोग जो है हमारा सिलेक्शन हो गया। आपको मैंने वो कहा था कि हमने एक युद्ध लड़ाई शुरू की थी। जी, आज का जो नीट एग्जाम है, जिसमें कि अच्छे प्रतिभावान डॉक्टर अपने पसंद की ब्रांच ले सकते हैं, ये उसका प्रतिफल है जो हमने पहली लड़ाई राजस्थान से शुरू करी थी। क्या बात है। तो देर है भगवान के घर पर अंधेर नहीं है। आज जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो उस समय का लगाया हुआ बीज था। तो ये समझ लीजिएगा, इतना बड़ा बरगद का वृक्ष जो दिखता है, किसी जमाने में हथेली में छोटा बीज था। पर ये तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। पर आप डॉक्टर से वकील भी बने हैं विजय जी, ये भी बहुत मजेदार जी आपके जीवन में। हाँ, फिर ये बताता हूँ, हमारी एंगेजमेंट हो गई जी। और फिर मैंने जो है मेरा इंग्लैंड में सिलेक्शन हो गया जी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी की फेलोशिप के लिए। मैं ब्रिटिश माइक्रो सर्जिकल सोसाइटी का मेंबर बना, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड के अंदर मैंने प्रैक्टिस। तो शादी आपकी कौन से टाइम में हुई? शादी करके भेजा, ऐसे थोड़ी भेजा। अच्छा। और हरबंस सिंह जी ने मुझे, बड़े अच्छे गुरु थे, उन्होंने बोला कि तुम ट्यूसडे हमारा ऑपरेशन डे होता है, उस दिन सुबह मुझे मिलना चाहिए। अच्छा। और फ्राइडे को हमारा ऑपरेशन थिएटर कंप्लीट होने के बाद 4 बजे के बाद से तुम फ्री हो। फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे संडे तुम्हारा, मंडे मॉर्निंग यू टू रिपोर्ट बैक। ओके। So then you got married on Saturday, Sunday. I said that's so fine. तो मैं अजमेर से जयपुर भागता था वंदना से मिलने के लिए मोटर बाइक पे। और 3 जो है वो 2 दिन हम लोग आपस में बिताते। काफी घंटे दूर है। उन दिनों इतना नहीं, 120 किलोमीटर थे, पर रोड इतनी अच्छी नहीं थी, 60 और 80 की स्पीड होती थी। तो वो जाके और मैं वहां से उनसे मिलता, और ट्यूसडे से फ्राइडे तक मेरे को जो जम के रगड़ते थे, वसूल करते थे किसको जो फ्रीडम दिया। पर जरूरी भी था, जस्टिफाइड था, बिकॉज बाकी डॉक्टरों के मुकाबले मुझे ये सुविधा मिली हुई थी। और बंदा हमारी इतनी दोस्ती हुई कि हमने सारे पुराने किले, सारी छुपे हुए स्थान, सब नहीं चलने वाले रेस्टोरेंट, सारे के सारे जंगल के रिजॉर्ट्स, जितनी जगह पे हमने जाकर के घूमे हैं दोनों। और हमारी जिस तरह, अच्छा मजे की बात, उन दिनों हम लोगों में इतना संयम था। कैन यू बिलीव कि हमारी एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में वी डिड नॉट इवन किस ईच अदर। हाउ नाइस। दैट वाज द लाइक हम लोगों का एटीट्यूड हुआ करता था। सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर वाज मोर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है पहले, राइट। फिर मैं जब इंग्लैंड में था तो फिर ये नेहा का जन्म हुआ। नेहा का नाम वेरोनिका रखा मैंने। जी जी। फिर मैं
मैनचेस्टर से हाँ, एक बार लंदन आया था, हाँ, वो मुझे अभी भी याद है, 1986 18 मार्च हाँ, मेरी सालगिरह थी। जी, और मैं ये मानता हूँ कि सालगिरह के दिन आपका कुछ भाग्योदय होता है, शायद हाँ। ऐसा ही स्टार्स चेंज होते हैं। कुछ भ्रम हो चाहे नहीं सत्य नहीं हो, होते हैं, शिफ्ट होते हैं। पर ये मन में मेरे था। हाँ, तो उन दिनों मेरे येलो पेजेस नाम की चीज बहुत नई थी मेरे लिए। हाँ, हाँ, तो येलो पेज इंग्लैंड में हुआ करती थी। इंडिया में ना कोको कोला था, ना कोई मैकडोनाल्ड था, ना कोई पिज्जा हट था, ना कोई येलो पेजेस थी, ना कोई आंसरिंग मशीन थी। ये सब चीजें हमारे लिए इंग्लैंड में नई थी। तो उसमें वेस्ट हैम्पस्टेड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इसमें लिखा था। तो वो 5 मंजिला जो अस्पताल था, उसके अंदर फ्रांस से, हॉलैंड से बहुत सारे पेशेंट आते थे। तो मैंने उसका नंबर डायल किया, पेर बार्नेट उनके मेडिकल डायरेक्टर ने फोन उठाया। मैंने इनको बताया कि आई एम कॉस्मेटिक सर्जन वर्किंग इन द विथिंगटन हॉस्पिटल मैनचेस्टर वेस्ट डिस्बरी, आई एम ऑन ए विजिट टू लंदन, आई वुड लाइक टू हैव ए ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ योर हॉस्पिटल। तो कहता, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया। तब तक मैं एक्सेंट में बोलना सीख गया था। और जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने पूरा मुझे अच्छे हॉस्पिटल का राउंड दिलाया। मैं बड़ा भाग्यशाली था कि वहां पे एंथनी एरियान नाम के एक सर्जन ऑपरेट कर रहे थे। वो ब्लेफरोप्लास्टी ऑपरेट कर रहे थे, जो कि हरबंस सिंह जी के साथ में मैंने की हुई थी। तो उन्होंने मुझे बातचीत करते करते, जैसे हम लोग, उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया, ही इज अ यंग डॉक्टर फ्रॉम, सर्जन फ्रॉम। तो मैंने, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम डूइंग माइक्रोवास्कुलर सर्जरी फेलोशिप इन दिस। तो मैंने सर्जन की लैंग्वेज पूछा, कैन आई स्क्रब? ओ बाय ऑल मीन्स करके बुलाया। तो मैंने ग्लव्स पहन के उनके साथ खड़ा हो गया। तो बताने के लिए हाउ सबक्यूटिकुलर स्पाइरल इंसिजन्स के बोले स्टिचेस कैसे देते हैं। तो मेरे मुंह से निकला, वी डू ए लॉट। तो एकदम से, डू यू? मैं कहा यस। तो उन्होंने नीडल होल्डर और मुझे दे दिए। तो मैंने सदे हुए हाथों से जैसे ऑपरेट करना शुरू किया, वो बड़े निश्चिंत हो गए। दूसरी तरफ का उन्होंने ऑपरेट किया। दोनों का जब देखा तो उन्होंने देखा कि, man, what are you doing in this country? I said, I had to complete fellowship. How long will you take? I said, I still have the 60 hours training. And what would you do after that? I said, then practice. Start practicing with me from today. उन्होंने मुझे, क्या बात है। मेरी बच्ची जब पैदा हुई, ये मालूम पड़ा कि सब जो है वंदना की, लाइक 6 मंथ की डिलीवरी चल रही है। और तो 6 में तो बच्ची जब पेट में आई तो इंग्लैंड सिलेक्शन हुआ, मैं इंग्लैंड आया। और फिर जब ये मेरा जो है, उसके जन्म से पूर्व ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं लंदन आ गया। लंदन के अंदर 61 हार्ले स्ट्रीट, जो लोगों का सपना होता है, मैंने वहाँ एक्चुअल प्रैक्टिस की। अब उनके साथ प्रैक्टिस करते करते हॉलबॉर्न में इंडियन जो है एम्बेसडर, इंडियन हाई कमिश्नर कहलाते थे, उनसे दोस्ती हो गई। तो वो दोस्ती में मुझे ध्यान आता है कि जब भी कोई गणमान्य व्यक्ति आते थे तो उनको थोड़ी सी जो भीड़ इकट्ठी करनी होती थी, तो कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर्स, ऐसे इकट्ठा करते थे। और हमको एज ए यंग पर्सन जो है अच्छे लोगों से मिलने में मजा आता था कि सभी मल्लिकार्जुनैया जी यहाँ के वो हैं, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, या फिर मालूम पड़ा कोई भी वीआईपीज जो आते थे। तो हमको चीज एंड वाइन का शौक वहां से लगा। तो उसके लिए हम जाते थे, दोस्ती उनसे होती रही। एक दिन उनका फोन आया कि व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर? मैं कहा, मैं अपनी लास्ट कंसल्टेशन देख रहा हूँ अराउंड 4 o'clock. व्हाट टाइम विल यू फ्री? आई सेड बाय 4:30. देन मीट मी एट द सो स्ट्रीट, टॉटन कोर्ट रोड स्टेशन। एंड उन्होंने दिया, तो ऐसा आई विल बी देयर करके। तो वहां पहुंचा, उन्होंने राज छुपा के रखा, बताया नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मुझे लगा कोई इसकी पिज्जा वीजा खिला रहे हैं। मैं कहा, बर्थडे है क्या आज आपकी? तो हंसने लगे कि नहीं, सही बढ़िया है। तो टेम्स नदी के किनारे एक बिल्डिंग में लेके गए, और वहां जाते उन्होंने बेल लगाई। बेल लगाते ही सामने जब वो मैंने देखा, तो इट वाज ए हार्ट थ्रॉब ऑफ द इंडस्ट्री, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की। कौन था? अब वो नाम बताने का मैं कर्ज और फर्ज तो नहीं निभा सकता, पर मुझे पता है कि आपने बॉलीवुड की बहुत, तो न्यूज में, पेपर्स में छप चुका है, प्रियंका चोपड़ा हो, रेखा जी हो, श्रीदेवी हो, रवीना टंडन हो, काफी सारी एक्ट्रेसेस और काफी सारी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के ऊपर आपने बहुत सारी सौंदर्य प्रक्रियाएं की हुई है। माय
प्रोफेशन डज नॉट परमिट मी टू रिवील एनीबॉडीज नेम। हेमा जी। पर हाँ, मैं बताता हूँ हाँ। कि जो उनके साथ उस जमाने के जो सबसे बड़े सुपरस्टार थे, अच्छा। वो सबसे बड़े सुपरस्टार और वो यंग जो है हाँ। गुजराती थी वो, ओके। और ये पंजाबी हीरो थे जिन्होंने सुपरस्टार का ट्रेंड भारत में शुरू किया था। अच्छा, राजेश खन्ना जी और टीना मुनीम। I don't know. I don't know. So, Yes. thank you. I decoded your code. Thank you.